लग तो रहा है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। क्या आप अभी तक साथ चल रहे हैं? तो बस ठीक है, चैप्टर 1 और 2 में साथ चल लिए तो आगे तो मसले कोई नहीं है। और चैप्टर 3 तो अकेला होगा, उस पूरे दिन में एक ही चैप्टर होगा। तो इसका मतलब है कि वी आर गुड टू गो। हमें अब कंपनी की टाइप समझ आ गई है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर समझ आ गया है, कंपनी के शेयर कैपिटल और कंपनी के स्टार्टिंग के अंदर जो चीजें इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो रही होती हैं वो सब समझ आ गया है। आज के दिन का टारगेट है 2 मिसलेनियस एरियाज, एक हमने डिविडेंड पे बात करनी है, एक अकाउंट्स पे बात करनी है। तो ये जो हमारी आखिरी ग्रिड है जिसमें 5 चैप्टर्स हैं, उनमें से 2 चैप्टर स्नैच करके अभी हम कवर करेंगे। अगले दिन जो है वो हम जो एक सेपरेट ग्रिड है 9 और 6 की उसे कवर करेंगे, और फिर एंड पे हम अपने चैप्टर 4, 7, 3 की तरफ आएंगे, जिसमें 7 बड़ा चैप्टर है और 3 काफी बड़ा चैप्टर है, या 3 खुश्क भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पहले दिन हमने एक डायग्राम देखी थी, आवाज पीछे क्लियर है? ठीक है जी। पहले दिन हमने एक डायग्राम देखी थी कि वो एक डब्बे में पैसे डालते थे और वो डब्बा कुछ बिजनेस करता था, कुछ पैसे डब्बे में डालता रहता था और कुछ पैसे लोगों में बांट रहा होता था। जो पैसे सेव करके डब्बे में डालते थे, री इन्वेस्ट कर देते थे, वो हमारे रिजर्व्स बन जाते थे कि हाँ भाई ये कंपनी के अंदर ही आ गया, कंपनी की इक्विटी बढ़ जाती थी। कैपिटल वही 20 लाख होता था, लेकिन उसके ऊपर वो जो 15-16 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा होता गया, तो हम कहते थे ये कैपिटल 20 लाख, 15 लाख रिजर्व, इक्विटी मिला के 35 लाख। तो वो उस डब्बे की टोटल वर्थ 35 लाख होती थी, जिसमें असल रकम जो शेयर कैपिटल है और उससे ऊपर जो कंपनी ने जनरेट किया और संभाल के रखा वो कंपनी के रिजर्व हो गए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बांट दिया था, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड दैट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये याद रखना है, ये सारे प्रॉफिट्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आप याद करें कि हमने प्रॉफिट्स वगैरह निकालने के बाद कहा था हो डायरेक्टर के तो पैसे दिए ही नहीं, तो इसका मतलब है इससे डिविडेंड अभी नहीं दिया जा सकता। जब तक आप तमाम एक्सपेंसेस, तमाम चीजें क्लियर ना कर दें, तब तक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं आता। तो अब डिविडेंड के बारे में किताब ने कुछ छोटी छोटी सी बातें भी बताई हैं, कुछ अहम बातें भी बताई हैं। चैप्टर बहुत छोटा सा है, 2 सफ़े का चैप्टर है, लेकिन तकरीबन इसमें हर पोर्शन से कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल पूछे हुए हैं। आसान है, लॉजिकल भी है, और इसे याद रखना भी थोड़ा सा सेफ होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सबसे पहले जो सबसे गोल्डन रूल है कि आपने डिविडेंड जब देना है हमेशा सिर्फ प्रॉफिट्स में से देना है, लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। तो प्रेफरेंस वालों के साथ क्या करें, उनसे तो वादा नहीं किया हुआ हमने, अगर क्यूमुलेटिव होगा तो उनको अगले साल क्यूमुलेट हुआ मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है हमारे पास तो हम डिविडेंड नहीं दे सकते, ये रूल है कानून का। तो पहली बात, हमने प्रॉफिट्स में से देना है। अगली बात, हमने रियलाइज प्रॉफिट्स में से देना है। अब प्रॉफिट्स की कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो हम रिकॉर्ड तो कर लेते हैं लेकिन वो भी रियलाइज नहीं हुए होते हैं। हम उनको अपने फाइनेंशियल में इनकॉर्पोरेट तो कर लेते हैं, हम अपनी चीजों की वर्थ भी बढ़ा के दिखा देते हैं, लेकिन अभी वो हमें मिले नहीं होते। मशहूर जमाना एग्जांपल है, जैसे प्रॉपर्टीज की रीवैल्यूएशन होती है और प्रॉपर्टीज की वर्थ बढ़ जाती है, या आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है 2 करोड़ की और उसकी वैल्यू 50 लाख से बढ़ गई। अब स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपने फेयर वैल्यू पे दिखाना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या अपने मुख्तलिफ तरह के एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा कि आपने जितने का खरीदा होगा इस वक्त उसकी वर्थ उससे कम या ज्यादा हो सकती है। या आपने 2 करोड़ की जमीन खरीदी थी जो इस वक्त 2.5 करोड़ की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने डॉलर खरीदी जिस वक्त डॉलर 260 का था एक कंपनी ने, आज डॉलर 300 का है। तो अगर वो फाइनेंशियल्स में दिखाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ डॉलर तो वो 250 पे दिखाएंगे या 300 पे दिखाएंगे? 300 पे। तो ये दरमियान वाले की डेबिट क्रेडिट एंट्री आउट हो जाती है। यानी अगर आपकी 2 करोड़ का एसेट है और वो 2.5 करोड़ का हो गया है तो एक आसान सी बात है, 50 लाख से आपने एसेट डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट की वैल्यू आप बढ़ाई हुई दिखा रहे हैं। अब क्रेडिट की एंट्री जो है वो कहां जाए? अब अगेन ये इस वक्त कंफर्म इनकम भी आपको नहीं हुई, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कुछ इस तरह के सरप्लस अकाउंट, फेयर वैल्यू रीमेजरमेंट अकाउंट या कुछ इस तरह की चीज दिखाते हैं जो भी टेंटेटिव इनकम होती है, फाइनल इनकम अभी नहीं होती। तब अपने एसेट की वैल्यू उतनी बढ़ा देते हैं और क्रेडिट साइड पे अ सॉर्ट ऑफ एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं जो इक्विटी का पार्ट बन जाता है।
तो आपकी कंपनी की वर्थ बढ़ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास वो पैसे आए नहीं होते। उस डब्बे में जो पैसे रखे थे 35 लाख, उस 35 लाख से खर्च हुए हुए जो काम है उसमें 40 लाख की वैल्यू हो चुकी है, 5 लाख इजाफी वैल्यू में आ चुका है, हमारे हाथ में नहीं आया अभी। तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होते हैं, प्रॉपर्टी की रीमेजरमेंट होती है, लाइफ स्टॉक के अंदर डिफरेंट तरह के गेन्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर उनकी वर्थ बढ़ रही होती है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि मिचल्स वालों के बागात हैं, उसमें आम आ गए, अब बाग की बगैर आम की कुछ और वर्थ थी, और जब आम आ गए उसकी वर्थ और हो गई, तो बाग को उतनी अमाउंट से तो डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट में फिर हम एक तरह की इनकम रिकॉर्ड करते हैं जो कि रिकॉग्नाइज नेट प्रॉफिट वाली इनकम नहीं होती, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम होती है। याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पोर्शन, तो ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम होती है जो घूम के इक्विटी में जा रही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू नहीं जा रही होती, नेट प्रॉफिट वाले रूट से नहीं जा रही होती, ये बाहर बाहर से ही इक्विटी का हिस्सा बन जाती है। वरना क्या होता है, हम सेल में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट से हम जो है वो डिविडेंड देने के बाद जो बच जाता है वो रिजर्व्स में ऐड कर देते हैं। लेकिन जो ये इस तरह के सरप्लस है इनको हम डायरेक्टली रिजर्व्स वगैरह के साथ हम क्लासिफाई कर देते हैं। डिविडेंड इस किस्म की इनकम से नहीं दिया जाएगा। ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का 2.5 करोड़ की हुई है तो इससे आप डिविडेंड नहीं देंगे। हाँ, अगर आप इसे बेच दें और इससे आपको 50 लाख का असल में फायदा जनरेट हो जाए फिर उससे डिविडेंड दिया जा सकता है। तो पहली बात, डिविडेंड प्रॉफिट से दिया जाएगा। दूसरी बात, डिविडेंड रियलाइज प्रॉफिट से दिया जाएगा, और ये उस तरह के गेन से नहीं दिया जाएगा या उस तरह के जो आपके बेनिफिट्स बन जाते हैं उनसे नहीं दिया जाएगा। देन इंटरेस्टिंगली अकाउंटिंग के सवालों में इसकी एडजस्टमेंट उस तरह से नहीं होती। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जिसको आप इमूवेबल एसेट भी कहते हैं या जिसको आप नॉन करंट एसेट कहते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट से आप डिविडेंड नहीं देंगे। हालांकि वो तो रियलाइज इनकम है, अब क्यों नहीं देंगे? अगर आपने एक एसेट बेचा है, फॉर एग्जांपल हम ये कुर्सियां बेच दें, ये कुर्सियां हमने 10,000 की ली हैं और बेचे 15,000 की, हमें 5,000 का गेन आ जाए, या फर्ज करें कुर्सियां 10 की ली थी, डेप्रिसिएट होते होते हमारे अकाउंट्स में नजर आ रही है इसकी वैल्यू 4,000, बेचा हमने 15,000 का, हमें गेन हो गया, इस गेन से भी डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मेन बिजनेस नहीं है। तो अगर एक एंटिटी का मेन बिजनेस हुआ तो फिर वो एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग से आए हुए प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग इनकम बन जाएगी। लेकिन जिस कंपनी का कोई और कारोबार है वो अपनी गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स या कैपिटल नेचर के जो एसेट्स हैं, इनसे वो डिविडेंड नहीं दे सकते। अच्छा, और जिस कंपनी ने देना भी है डिविडेंड, वो अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स को पहले आपस में एडजस्ट करेगी। ये बात समझ आई? अगर आपके पास प्रॉफिट है तो ये आपकी इंप्लाइड पावर है कि आप डिविडेंड दे सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है इंप्लाइड पावर? ये समझी जाएगी, आप लिखें या ना लिखें कहीं भी, ये मान लिया जाएगा कि आपके पास हमेशा पावर है कि आप डिविडेंड दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये किताब डिविडेंड की डिक्लेरेशन के कुछ छोटे छोटे से रूल्स बता रही है, जो कभी कभार आईके पूछ लेता है कि बताओ डिविडेंड डिक्लेयर करने पे क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, बताओ डिविडेंड की पेमेंट पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, डिविडेंड किस किस्म के प्रॉफिट से दिया जा सकता है। तो हमने कहा कि कंपनी की एक इंप्लाइड पावर है कि वो अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलेस कि आपने खुद से अपने ऊपर कोई पाबंदी लगाई हो। कंपनीज एक्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, उसने कहा प्रॉफिट है तुम डिविडेंड दे सकते हो। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम एनी अनरियलाइज्ड गेन, किसी अनरियलाइज्ड गेन से डिविडेंड नहीं दे सकते। ब्रैकेट में बताया है गेन जो कि अनसोल्ड प्रॉपर्टी का होता है, जो रीमेजरमेंट करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो वहां से आता है। देन डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या आइटम ऑफ कैपिटल नेचर के आइटम, तो अकाउंटेंट्स को समझ आते हैं, सिवाय बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सच आइटम्स एंड आफ्टर सच प्रॉफिट्स आर एडजस्टेड अगेंस्ट लॉसेस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर। यहां एक थोड़ा सा इख्तलाफ है, आईकेएप की किताब ने इस एंड को गलती से और लिख दिया और बड़े धड़ल्ले से उसकी एग्जांपल भी दे दी। तो जो ओरिजिनल लॉ है उसने ये दोनों कंडीशंस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके बताया था कि आपका काम धंधा भी वही हो और आपने उस वाले काम में जो भी आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस हो उनको आपस में एडजस्ट कर लिया। तो अगर हमारी कंपनी बनाती ही कुर्सियां हैं और हमारी कंपनी खरीदती ही कुर्सियां और बेचती ही कुर्सियां हैं, तो कुर्सियां बेचने पे जो प्रॉफिट आएगा हम उसे डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन अगर उसी तरह से हमें कुछ कुर्सियां बेचने पे लॉस हुआ और कुछ पे फायदा हुआ, तो हम अपना जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम उससे डिविडेंड दे सकते हैं। तो डिविडेंड को किस प्रॉफिट से डिक्लेयर करना है उसके ऊपर ये 2-3 छोटे छोटे से रूल्स होते हैं।
फिर अगले स्टेप पे जाते हैं, डिविडेंड पे कैसे होगा। डिविडेंड दो तरह से पे हो सकता है, डिविडेंड आप कैश में भी दे सकते हैं और डिविडेंड इन काइंड भी दे सकते हैं। डिविडेंड लोगों को रुपए पैसों में भी मिल सकता है और अदर देन रुपए पैसे खास किस्म है, आप उससे भी डिविडेंड दे सकते हैं। यहां अकाउंटेंट्स कभी कभी जज्बाती होकर कहते थे सर बोनस शेयर्स, तो वो अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटेंट बोनस शेयर को डिविडेंड मान लेते होंगे, लेकिन हम लॉ वाले ऐसा नहीं करते। हम बोनस शेयर को शेयर्स इश्यू करने की किस्म मानते हैं। तो हमारे नजदीक जो डिविडेंड है जो शेयर्स की फॉर्म में होता है वो अपने शेयर्स नहीं होता, हमारे पास इन्वेस्टमेंट में रखे हुए दूसरों के शेयर्स होते हैं। अगर एक कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो या तो वो कैश पे कर दे, नहीं तो अपने पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स में रखे हुए लिस्टेड कंपनी के शेयर्स उठा के लोगों में बांट दे। याद रहेगा? डिविडेंड विल बी ईदर इन कैश और इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। जो बांट रही है डिविडेंड, उसके पास जो रखे हुई इन्वेस्टमेंट्स होगी वो वहां से डिविडेंड देगी। इसका मतलब है डिविडेंड आप कैश नामी एसेट से भी दे सकते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट जो लिस्टेड कंपनी की पड़ी हुई है आप उसको भी बांट सकते हैं। आप कैश नहीं देना चाह रहे और आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 3-4 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं, आपने देखा डिविडेंड का कितना अंदाजा बनेगा और आपने उन शेयर्स को उठा के लोगों के अंदर बांट दिया। लिस्टेड क्यों? इसलिए कि कैश इक्विवेलेंट रहे। मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास अगर डिविडेंड आता है और वो कैश नहीं शेयर की फॉर्म में आता है तो मुझे उलझन होगी। हो सकता है मैं चाहूं कि मैं शेयर को कीप करके रख लूं, लेकिन हो सकता है मैं कहूं नहीं भाई मुझे तो पैसे चाहिए थे। तो लिस्टेड कंपनी का फायदा ये है कि वो मार्केट ट्रेडेबल आइटम है, आप मार्केट में गए, आपने उसको बेचा शेयर को और उतने पैसे ले लिए। तो डिविडेंड या कैश में होगा या हमारे पास रखे हुए दूसरी कंपनियों के, दूसरी लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर हम अगले स्टेप में जाएं। डिविडेंड की पेमेंट की बात करते हैं। जो डिविडेंड पे होगा, हमने का एक तरीका तो है शेयर्स, वो तो आसान तरीका है, सिक्योर तरीका है। मसला ये है कि जब हम डिविडेंड को कैश में पे करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा रिस्क आ जाते हैं। तो डिविडेंड को जब आप कैश में पे करेंगे तो यहां हमें लॉ ने 3 तरीके बताए हुए हैं। वो कहते हैं कि ये डिविडेंड जो है वो आप एक बंदे के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर आपके पास उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ रही हैं। दूसरा तरीका ये कि आप उसको चेक भेज दें, वो खुद ही जाके अपने अकाउंट में जमा करा देगा। तीसरा तरीका, फर्ज करें उस बंदे के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, आप उसको डिविडेंड वारंट भेज दें, एक कागज भेज दें जिस पे लिखा हो कि हाँ भाई मिस्टर अब्दुल करीम यूसुफ मुश्ताक आपके नाम पे इतना डिविडेंड है। वो कागज पे लिखा हुआ है, पैसे नहीं भेजे, कागज पे कंपनी ने साइन करके वो कागज उनको उनके घर कुरियर कर दिया। अब वो इस कागज को पकड़ के कंपनी के ऑफिस या कंपनी की बताई गई लोकेशन पे जाके कागज दें और वहां से पैसे लें, जस्ट लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो 3 तरीके हैं जिनके बैंक अकाउंट आपको पता भी है, बैंक अकाउंट भी और आपको भी पता है, आप बैंक ट्रांसफर कर दें। जिनके बैंक अकाउंट और आपको नहीं पता उनको चेक दे दें, और जिनके बैंक अकाउंट नहीं है उनको डिविडेंड वारंट दे दें। अब सवाल ये है कि ये डिसीजन कौन लेगा कि हमने कौन से बंदे को क्या चीज हैंडओवर करनी है? वही शेयर होल्डर। जब एक शेयर होल्डर कंपनी ज्वाइन करेगा, शेयर खरीदता है, तो वो उस वक्त बताता है या साल में किसी भी वक्त अगर वो बताना चाहे, अपनी ऑप्शन चेंज करना चाहे, तो वो बता सकता है कि मुझे डिविडेंड जो है मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए, मुझे चेक की फॉर्म में चाहिए, या मुझे डिविडेंड वारंट की फॉर्म में चाहिए। लिस्टेड कंपनी में ये 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। लिस्टेड में एक ही ऑप्शन है, आपने लाजमी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। बाकी कंपनियों में 3 ऑप्शन मिल गई, और लिस्टेड में आपको आपके पास लाजमी उन तमाम लोगों के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स होने चाहिए ताकि आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ये डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी खुद भी पे कर सकती है और सम टाइम एक डिविडेंड का पेइंग एजेंट भी अपॉइंट कर सकती है। ये पेइंग एजेंट क्या भला होती है? जाहिर है अगर आपने 13,000 लोगों को डिविडेंड ट्रांसफर करना है, तो फर्ज करें कंपनी का एक ऑफिसर बैठा हुआ है और उसने लोगों को पेमेंट ट्रांसफर करनी है। वो पहले एक बेनिफिशियरी ऐड करेगा, फिर उसका ओटीपी किसी अकाउंट पे आएगा, फिर उसको ऐड करेगा, फिर उसकी पेमेंट करेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट में एक बंदे की पेमेंट प्रोसेस होगी। 13,000 बंदों पे 4 मिनट के हिसाब से 68,000 मिनट्स, उसको फिर 60 पे डिवाइड कर दें। हाँ जी, 1000 से ऊपर घंटे, 1133 आवर्स। और दिन में अगर वो बंदा 8 घंटे लगातार काम करे, 141
141 दिन तक वो प्रोसेस करता रहेगा और ये पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। और मजे की बात है, एक कंपनी के बैंक अकाउंट से इतने पैसे इतने मिसक्लिनियस लोगों के पास जा रहे होंगे तो बैंक की तरफ से रुकावट आ जाएगी, स्टेट बैंक बीच में एक्टिव हो जाएगा, वो कहेंगे यहाँ क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किस तरह से। तो जब आप इस तरह से कर रहे होते हैं, एक बल्क में लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप समटाइम पेइंग एजेंट को अपॉइंट कर लेते हैं। आप एक बैंकर से राब्ता कर लेते हैं, भाई ये 13,000 बंदों की लिस्ट है, ये इनके बैंक अकाउंट नंबर हैं, ये मैंने आपको दे दिया, आप अपना सॉफ्टवेयर चलाएं और आप इन सब लोगों के अकाउंट में पैसे जमा करा दें, हमसे इसके सर्विस चार्जेस ले लें। ये पेइंग एजेंट कोई बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। और समटाइम अगर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन वाले में पड़े हुए हैं, याद है वो सीडीसी नाम की कंपनी, आप उसको भी कह सकते हैं। तो पेइंग एजेंट जो है वो एक बैंक भी हो सकता है, या कोई भी एंटिटी, शेयर रजिस्ट्रार भी इसमें हो सकता है, या एक सेंट्रल डिपॉजिटरी भी हो सकती है जिसको आपने अपॉइंट कर दिया कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनको इजाजत दी हुई होती है कि आप पाकिस्तान भर में इस तरह की काम कर सकते हैं। अगर हम खुद बैंक हैं तो हम अपने आप को भी अपना पेइंग एजेंट अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैंक नहीं है तो दिस इज गुड कि हम कैश डिविडेंड अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पे करना है तो हम किसी पेइंग एजेंट का सहारा ले लें। तो क्या डिविडेंड की पेमेंट से रिलेटेड सारी बात समझ आ रही है? सर्विसेज चार्जेस जी, अब अगेन जो सर्विस चार्जेस हैं क्या वो डिविडेंड में से निकलेंगे? नहीं, वो हमने अलग से देने होंगे। उस बेचारे बंदे का तो कोई कसूर नहीं है कि उसके पैसों में से सर्विस चार्जेस कटे। भाई उसके पास तो डिविडेंड वारंट की ऑप्शन भी थी, उसके पास चेक की ऑप्शन भी थी, तो वो पैसे उसके डिविडेंड में से नहीं कटेंगे, हम अपनी तरफ से कटवाएंगे। यहां तक बात समझ आई? जी सर, यहाँ पे आपने पहले पॉइंट बताया था कि लिस्टेड कंपनी सिर्फ बैंक ट्रांसफर के जरिए डिविडेंड, लिस्टेड कंपनी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफर। उसके बाद तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होते? उसके पास 3 ऑप्शन क्यों नहीं होते? लिस्टेड कंपनी बड़े पैमाने पे चल रही है और गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी को ज्यादा रेगुलेट करती है। वो चाहते ये हैं कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज की गेमों में आए ना, कम से कम वो आइडेंटिटी के साथ आए। चूंकि बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर इज ट्रेसेबल थिंग। चेक दे दिया, चेक किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, उसने एनकैश करा लिया, वो किसी और तरह से चला गया, उसमें भी मसला हो सकता है। इवन क्रॉस चेक भी हो तो वो आगे एंडोर्स हो सकता है। और डिविडेंड वारंट फिर हवाई चीज है, आप कैश में, फिजिकल कैश में पे कर रहे हैं। तो लिस्टेड कंपनी में ये चाहते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी में है उसको पहले दिन से पता हो भाई यहाँ अगर मैंने डिविडेंड कमाना है ना तो मुझे अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, इतने सारे डिविडेंड रेगुलेट हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा हुआ भी होगा, डिविडेंड पे टैक्स भी होता है। अब अगर सारे लोगों को डिविडेंड देके मान लें कि वो सब अपने अपने तौर पे डिविडेंड वो टैक्स देंगे तो ये गलत बात है। तो जो कंपनियां हाथ में है इनके एफबीआर के, एससीसीपी के, उन्होंने कंपनियों को कह दिया भाई आपने डिविडेंड पे टैक्स काट के उस बंदे का फिर उसे देना है और उसके ब्याह पे आपने गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देना है। तो इससे वो वाला काम भी ईजी हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके डिविडेंड को पे करने के। अब सवाल ये है कि डिविडेंड कितनी तरह का है और डिविडेंड कब पे करना होता है। तो डिविडेंड की 2 मशहूर किस्में हैं, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड किसे कहते हैं? साल के एंड पे जो एक फाइनल आखिरी एजीएम के आसपास जो डिविडेंड दिया गया वो फाइनल डिविडेंड है। तो इंटरिम डिविडेंड किसे कहेंगे? साल के बीच में कभी भी। इंटरिम इज नॉट एग्जैक्टली सेंटर। साल में दरमियान में किसी भी वक्त एजीएम से पहले पहले, साल खत्म होने से पहले पहले जो भी आप डिविडेंड देंगे वो इंटरिम है, और साल के एंड पे जो डिविडेंड देंगे वो फाइनल है। तो पहले फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं। फाइनल डिविडेंड में दोनों अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी। हमने कहा था कंपनी में कंपनी चला रहे होते हैं डायरेक्टर्स और कंपनी होती है मेंबर्स की, तो ज्यादातर डायरेक्टर्स चीजों को देखते रहते हैं लेकिन कभी कभी मेंबर्स भी इकट्ठे होते हैं। तो डिविडेंड के अंदर जो है वो डायरेक्टर्स के पास ये इख्तियार है कि डायरेक्टर्स कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, इस दफा कैसी है, रिजर्व्स देखेंगे, सोचेंगे आगे हमें कितने पैसे चाहिए और एक डिसीजन लेंगे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त ये 20 करोड़ जो हमारे पास प्रॉफिट आया, हम इसमें से 12 करोड़ डिविडेंड देंगे और 8 करोड़ को रिजर्व्स में डाल देंगे। ये डिसीजन लेना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे मेंबर्स को कि हमारा ख्याल ये है कि 12 करोड़ डिविडेंड होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला इख्तियार मेंबर्स के पास आ जाता है। अगर मेंबर्स को अच्छा नहीं लगा उनका बताया हुआ डिविडेंड तो कहें हमें नहीं चाहिए, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन वो कहें आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया, ऐसे कम कर दें। तीसरी ऑप्शन वो मान जाएं और कहें बड़ा अच्छा किया, इतना होना चाहिए था, बस। चौथी ऑप्शन कोई नहीं। सेम मान सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड को बढ़ा नहीं सकते। तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स मैक्सिमम लिमिट सेट कर देंगे, भाई डिविडेंड इतना हो सकता है, तुम लोग बताओ।
तो ये शेयर होल्डर्स की कॉल है कि वो सारे को ओके कर दें या उसमें अगर कोई फर्दर रिडक्शन करके कहीं नहीं भाई कंपनी के रिजर्व में और पैसे डाल दें, हम क्या करेंगे डिविडेंड लेके। तो यहाँ लॉ ने एक बड़ा मजाक किया शेयर होल्डर्स के साथ और कहा कि फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। हालांकि अप्रूव नहीं करते, वो तो बस तो ओके करते हैं, ठीक है। अब अगर उनके पास इख्तियार हो तो सारा प्रॉफिट ही कहते हैं डिविडेंड के तौर पे बांट दो। तो अगर इन बेवकूफ शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दे दें तो कंपनी तो कभी भी ग्रो नहीं करेगी, वो तो हर दफा का सारा प्रॉफिट खा जाया करेंगे। तो इसलिए डायरेक्टर्स एक ओवरऑल रिकमेंडेशन दे देंगे, प्रपोज बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव बाय मेंबर्स इन एजीएम। मेंबर्स चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। और फिर जब ये डिविडेंड फाइनल हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, डिक्लेयर होने का मतलब है जब मेंबर्स अपनी मीटिंग में इसको ओके कर दें तो इसके बाद आपने 10 वर्किंग डेज के अंदर डिविडेंड पे कर देना है। हमारे इस टॉपिक में एक छोटी सी रेगुलेशन की मुश्किल से 3-4 लाइंस हैं जो पेइंग एजेंट की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और उसके अलावा ये 1-2 छोटी सी बातें। 10 वर्किंग डेज में पेमेंट हो जानी चाहिए। ये 10 वर्किंग डेज स्टार्ट कहां से होंगे? जिस दिन एजीएम में मेंबर्स ने डिविडेंड को अप्रूव किया होगा, वो हम कहेंगे कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन है, उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर। अब सवाल ये है कि डेज में और वर्किंग डेज में क्या फर्क है? कंपनीज एक्ट खामोश है, लेकिन जो डिविडेंड पेइंग वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड रेगुलेशंस हैं उन्होंने हमें बताया है कि जो वर्किंग डे है वो कहते हैं उन दिनों को जिसमें बैंक खुला होता है। इसका मतलब अगर बैंक बंद है तो वर्किंग डे नहीं है, तो आपने 10 वर्किंग डेज में देना है। तो अगर एक दिन डिविडेंड डिफाइन हुआ और उसके बाद आगे 2 दफा सैटरडे संडे भी आ जाता है, एक दफा पब्लिक हॉलिडे भी आ जाता है, उन सबको एक्सक्लूड करेंगे और 10 वो दिन काउंट करेंगे जिसमें बैंक्स खुले हुए होता है। तो फाइनल डिविडेंड समझ आया। फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरिम डिविडेंड का। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में किसी भी वक्त आता है, तो मेंबर्स को हम नहीं लिफ्ट आते, डायरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं और इसका डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर देते हैं। जब डायरेक्टर डिविडेंड की अनाउंसमेंट करते हैं तो उस टाइम पे डायरेक्टर्स के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि अपनी मीटिंग में इकट्ठे हुए, डिविडेंड तय किया और वो कह दें लो जी हम लोगों ने इतना डिविडेंड सोचा ये आपको मिल जाएगा। अगर तो डायरेक्टर ऐसा करें कि इकट्ठे हों और डिविडेंड अनाउंस ही कर दें, तो फिर तो जिस दिन उन्होंने डिविडेंड को अनाउंस कर दिया, यानी अपनी मीटिंग में फैसला लिया और उन्होंने कहा लो जी डिविडेंड तय हो गया, वो दिन बन जाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन और उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर पे कर देंगे। लेकिन कभी कभी वो ये करते हैं कि नहीं भाई हम तो बुक्स बंद करेंगे। बुक्स बंद करने से क्या मुराद है? एक लिस्टेड कंपनी में हर सेकंड ट्रांजैक्शन हो रही होती है। भाई अगर 12-13 हजार 15-16 हजार उसके शेयर होल्डर्स हैं तो हर वक्त ही कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे चीजें प्लस माइनस हो रही हैं। कोई शेयर अभी किसी का है, 2 घंटे बाद किसी और के पास है, शाम में किसी और के पास है, अगले दिन सुबह किसी और के पास है। अब कंपनी ने डिविडेंड किसको देना होता है? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फर्क है? पेचीदा बात हो गई है। तो शेयर होल्डर, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी के शेयर खरीदूं और 4 दिन बाद बेच दूं, मैं 4 दिन के लिए शेयर होल्डर रहा लेकिन मैं मेंबर नहीं था, क्योंकि मैंने अपने नाम का इंदराज कंपनी के रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं करवाया। तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, मेंबर्स को मिलेगा। तो मेंबर वो होंगे जिनका नाम का इंदराज हुआ होगा कंपनी के रिकॉर्ड में। हमने कहा था मेंबर की डेफिनेशन में एक तो सब्सक्राइबर खुद ब खुद मेंबर होते हैं, उसके बाद कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में जो शेयर खरीद ले और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में जो एग्री कर ले, और इन दोनों में से जो भी होगा, नाम अगर इंदराज होगा रजिस्टर में तो मेंबर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। वो जो हमारी डेफिनेशन मेंबर की स्क्रीन पे नहीं देखी थी लेकिन जुबानी हमने डिस्कस कर ली थी। तो इसका मतलब ये है कि जब कंपनी ने डिविडेंड देना है तो ये डिविडेंड जो है वो मेंबर को जाएगा। और कंपनी ने आज सुबह फैसला किया और पिछली रात एक बंदे ने दूसरे को शेयर बेच दिए, पिछले ने बेच दिए हैं, वो अब मेंबर नहीं है, उसके पास शेयर्स नहीं है, दूसरे के पास शेयर्स हैं, उसके नाम का इंदराज नहीं है। जिसने पिछली रात शेयर खरीदे उसने 2 दिन बाद जब अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए कहा तो पता ही लगा कि डिविडेंड तो 2 दिन पहले अनाउंस हो गया, अब डिविडेंड किसको मिले? तो सम टाइम कंपनी में इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम एक कट ऑफ डेट रख लेते हैं कि हाँ भाई इस डेट पे हम बैठ के रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो कंपनीज बुक क्लोज कर देती हैं। बुक क्लोज करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने डिफाइन कर दिया 10 दिन, उन्होंने कहा भाई 19 जनवरी को डायरेक्टर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि जी हम डिविडेंड वगैरह अनाउंस करते हैं, और कह दिया कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हम अपनी बुक्स बंद कर रहे हैं।
और ये खबर फैला दी कि भाई हम 1 से 10 फेब तक बुक्स बंद कर रहे हैं, आज 19 तारीख है, जो 1 फेब को हमारे रिकॉर्ड में आ रहा होगा हम उसको डिविडेंड दे देंगे। जो 1 से 10 के दरमियान आएगा हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम 10 तारीख के बाद अपना रजिस्टर दोबारा से अपडेट करेंगे। ये 10 दिन के लिए हमारी बुक्स क्लोज है, हम कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराते रहे, हम उसे साइट पे रखते रहेंगे, 10 दिन गुजरने के बाद इसे प्रोसेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 10 दिन अपने किसी और एक्टिविटी के लिए चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल कंपनी के रिकॉर्ड 10 दिन के लिए बंद कर दिए। अब इन 10 दिनों में कोई भी कहेगा कि मैं ये शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो या मेरे से हटा दो, तो कंपनी उसको एंटरटेन नहीं करेगी। जब आपने पब्लिकली अखबार में भी बता दिया, लोगों को नोटिस भी दे दिया कि हम अपनी बुक्स बंद करने लगे हैं, तो वो जो शेयर होल्डर शेयर खरीद रहा था, जो बेच रहा था, वो अलर्ट हो जाएंगे और वो उस तारीख से पहले पहले जिस बंदे को डिविडेंड चाहिए उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर करवा देंगे। इसे हम कहते हैं बुक क्लोजर। अगर इन्होंने बुक क्लोजर अनाउंस किया तो इसका मतलब है कि 19 तारीख रेलेवेंट नहीं है। 19 को तो इन्होंने कहा हम 1 फरवरी से 10 फरवरी बुक्स बंद कर रहे हैं, तो ये किस दिन हिसाब करेंगे कि हमने किनको डिविडेंड देना है? 1 तारीख को। ये फर्स्ट बन जाएगी डेट ऑफ डिक्लेरेशन और यहां से 15 दिन, सॉरी यहां से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप डिविडेंड पे कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछे डिविडेंड की पेमेंट कब होनी होती है, आप कहेंगे 10 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। फिर वो पूछेगा भाई डिक्लेरेशन क्या भला है, आप कहेंगे फाइनल डिविडेंड में डेट ऑफ एजीएम है डिक्लेरेशन। इंटरिम डिविडेंड नॉर्मल केस में डायरेक्टर्स की मीटिंग वाला दिन, और विद बुक क्लोजर वाले केस में कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। तो यहां पे किताब जो है वो हमें बता रही है कि डायरेक्टर जो है प्रपोज कर सकता है, पे कर सकता है इंटरिम डिविडेंड बिफोर एंड ऑफ ईयर, मस्ट बी पेड विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर फॉर दिस पर्पस। इस मकसद के लिए जो आप बुक्स बंद कर रहे हैं, या डायरेक्टर मीटिंग अगर बुक्स आपने क्लोज नहीं की है। अब फिर ये मजाक भी नहीं होना चाहिए कि आप लोगों से कहते हैं हम बुक्स बंद करने लगे और 4 महीने बाद बुक्स बंद करें। इस अनाउंसमेंट के बाद कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल वो आप दिन रखें जिसमें बुक क्लोज हो रहा हो। लिस्टेड में उन्होंने खास तौर पे बताया है कि आपने जिस वक्त आपने डिविडेंड को तय किया है, आपको 15 दिनों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं बुक क्लोजर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बुक क्लोजर एक सेपरेट प्रोसेस है जिसको आईकेएप ने अलग से बताया कि बुक क्लोजर क्या है। रजिस्टर ऑफ मेंबर को जब हम बंद करते हैं या डिबेंचर होल्डर्स को, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कंपनी हैंडल नहीं करेगी रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर शेयर वगैरह। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपको कट ऑफ डेट पता लग जाए। कई दफा आपको जरूरत पड़ती है नोटिस किस किस को भेजें, राइट शेयर्स किस किस को दें, बोनस शेयर्स किस किस को दें, डिविडेंड किसको दें। तो कंपनी ने बुक्स बंद कर दी। कंपनी कम से कम 7 दिन पहले लोगों को नोटिस देगी। जिस दिन उसने वो एक्शन करना उससे कम से कम 7 दिन पहले लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई हम बुक्स इस वक्त से इस वक्त तक के लिए, जैसे मैंने 19 जनवरी को 1 फेब की डेट बता दी, आपने एक इतना टाइम कम से कम दे देना है कि लोग अपने अपने शेयर्स वगैरह सेटल कर सकें। हम पूरे साल में 30 ऐसे दिन गुजार सकते हैं जिसमें हमारी बुक्स बंद हो। कभी डिविडेंड के लिए बुक बंद की, कभी राइट शेयर के लिए की, कभी बोनस शेयर के लिए की। टोटल मिला के पूरे साल 30 दिन से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप एसईसीपी को अप्लाई करें तो इसमें 15 दिन की फर्दर गुंजाइश भी आपको मिल सकती है। लिस्टेड कंपनी ने बुक क्लोजर का नोटिस उर्दू इंग्लिश अखबार में भी देना है, और अगेन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फाइन पेनल्टी वगैरह पड़ेगी। तो क्या ये कहानी हमें समझ आ रही है? इस चैप्टर में 2 चीजें जो आईकेएप को ज्यादा पसंद है, एक वो डिविडेंड को पे करते हुए कौन से प्रॉफिट से देना है, कौन से प्रॉफिट से नहीं देना, और दूसरा टॉपिक अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। वो क्या टॉपिक है? यहां तक अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी? सब क्लियर है जी? अब अगेन जब डेट अनाउंस हो गई तो क्या प्राइस में फ्लक्चुएशन होगी? जरूर होगी। एक्स राइट प्राइस का पता नहीं आप लोगों ने एक्स राइट प्राइस वगैरह का कहीं पढ़ा है ईपीएस वगैरह में? चले, इसका मतलब है कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ। बीआईए वालों को पता है, इग्नोर करते हैं। फर्स्ट करें, मुझे पता हो कि एक कंपनी का डिविडेंड आने वाला है, शेयर की प्राइस है 40, मुझे पता है कि 3 रुपए डिविडेंड आने वाला है। जिसके पास शेयर रखा हुआ है उसे नहीं पता। मैं उसे जाके कहूंगा कि शेयर दो, कहेगा यार 40 मार्केट की प्राइस है, मैंने 40 पे नहीं देना। मैं कहूंगा यार तो मुझे 41 में दे दो। वो हंस के सोचेगा कितना बेवकूफ आदमी है, मार्केट में 40 रुपए चल रहा है, ये 41 देने को तैयार है। मैं 41 ले लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 3 रुपए डिविडेंड आने वाला है। एक और बंदा मेरे से खरीद रहा होगा या किसी और से खरीद रहा होगा,
तो हर बंदा ना उस वक्त शेयर की वैल्यू में ना खुद ही से एक टॉप अप ऐड करना शुरू कर देता है कि ये शेयर जितने का है इसमें 2-3 रुपए का तो फायदा होने ही वाला है। तो डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन ऐसी होती है कि वो तकरीबन उस दिन तक जिस दिन मिलने हैं ये 40 रुपए का शेयर 43 पे पहुंच चुका होता है। शुरू में कुछ को पता होता, कुछ को नहीं पता होता, और जब सबको पता लग जाता है तो शेयर में ट्रेडिंग होते होते वो 3 रुपया बीच में ही शामिल हो जाता है तकरीबन। मैं सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब बुक क्लोजर अनाउंस हो जाएगा और कंपनी बता ही देगी कि क्या है और कितने का है, तो ऑटोमेटिकली उन 10-11 दिनों में मार्केट अपने आप को नई प्राइस पर एडजस्ट कर लेगी। तो अब ऐसे में जो शेयर बेच के जा रहा है उसे दुख नहीं होगा कि मुझे डिविडेंड नहीं मिला। उसका 40 रुपए का शेयर था, 43 नहीं तो 42 पे डील डन हो गई होगी। उसे है कि चलो मैं भी को फायदा लेके निकला और जो अगला बंदा आ रहा है उसको भी को फायदा मिल गया। तो ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस जो है ना उस प्राइस को एडजस्ट कर लेती हैं। तो बुक क्लोजर का फायदा ये होता है कि उन्होंने पहले बता दिया हम क्या करने वाले हैं और एक टाइम दे दिया, भाई इस टाइम तक जिसने खेल कूद करना कर लो। तो ऑटोमेटिकली लोग उस वक्त तक अपनी बाइंग एंड सेलिंग वगैरह कर लेंगे। ऐसी है जैसे आज अचानक से जो है कंपनी बता दे कि भाई सिल्वर आज है 13,000 का, 10 दिन बाद ये 15,000 का होगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में सिल्वर की प्राइस 13,000 से ऊपर चली जाएगी। लोग खरीदते 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 14,900 तक तो पहुंच ही जाएंगे कि उन्हें पता है कि ये 15 का होने वाला है। तो होता यह है कि जब एक एक्सपेक्टेशन होती है कि चीज बढ़ने वाली है तो उसमें इसको हम लोग इकोनॉमिक्स की जबान में कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। कई दफा चीज इसलिए महंगी नहीं होती कि उसमें महंगा होना होता है, इसलिए महंगी होती है कि आपको डर लग रहा होता है कि महंगी ना हो जाए और आप डर के मारे चीज खरीद लेते हैं। जब इतने सारे लोग डर के मारे एक चीज खरीदना शुरू कर देते हैं कि महंगी होने वाली है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो बेचने वाले को होता है यार इतने सारे लोग खरीद रहे हैं शायद महंगी होने वाली है, वो या रोक लेता है या महंगे में लगाना शुरू कर देता है। तो ज्यादातर महंगाई इसलिए होती है कि लोगों को लग रहा होता है कि महंगाई होने वाली है। अक्सर चीजों की प्राइस इसलिए बढ़ती है कि लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो जब इसकी प्राइस बढ़े तो मैं फायदा ले लूं। तो सुकून से चलती हुई चीज में अचानक से लोग घुस जाते हैं। पता लगता है अचानक से मार्केट सारी डॉलर खरीदना शुरू कर देती है कि बढ़ने वाला है। उसने बढ़ना था या नहीं बढ़ना था, इतने सारे लोग जब खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली। तो ये बुक क्लोजर इस चीज का एक सेफ सॉल्यूशन है कि ऐसा ना हो कि अचानक किसी के साथ किसी के सर पे बम गिर जाए कि ये क्या हुआ, मेरा तो इतना नुकसान हो गया। पहले से ही बता दें भाई फलाना तारीख है, उस तारीख तक जो मार्केट की फोर्सेस ने काम करना है, अल्टीमेटली जिसका नाम आखिरी दिन रजिस्टर पे होगा उसको डिविडेंड मिल जाएगा। जी ये बातें क्लियर है। अब चलते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे हो जाना चाहिए कितने दिनों में? 10 वर्किंग डेज। किस दिन से? डिक्लेरेशन से। और डिक्लेरेशन 3 केसेस हो सकते हैं, एजीएम हो सकता है फाइनल में, इंटरम में डायरेक्टर मीटिंग हो सकती है, या कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर हो सकता है। अगर आपने ये 10 वर्किंग डेज में डिविडेंड नहीं दिया तो दूल्हा को पकड़ लेंगे। जैसे मैंने रेगुलर क्लास में एग्जांपल दी थी कि शादी हॉल वाले जो है, जब ये पाबंदी थी कि जी 10 बजे के बाद शादी हॉल नहीं खुले हुए होंगे और तकरीब नहीं चल रही होगी, तो गवर्नमेंट इसको एनफोर्स करती थी। पहले लोग शादियां 1-1, 2-2 बजे तक शादी हॉल से निकल रहे होते थे। तो गवर्नमेंट ने फिर ये कहा कि जो देर तक शादी हॉल में होगा उसको फाइन देना पड़ेगा। तो लोग देर तक शादी हॉल में रुकते थे और वो फाइन गवर्नमेंट को जमा भी करा देते थे, लेकिन अपना इवेंट खराब नहीं होने देते थे। फिर गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो मजा नहीं आया, तो उन्होंने आगे जाके रूल बनाया कि जो लोग शादी के लिए आए हुए होंगे उनका मतलब बारात में से हम 2 बंदों को हवालात रख लेंगे, क्योंकि आपने जो है वो देर तक वो किया, शादी हॉल में देर तक रुके रहे। तो फिर घर वाले अपने शहर से चलते हुए 1-2 नौकर साथ लेके आते थे जिनको हवालात में जमा कराया जाएगा ताकि शादी जो है वो सही से चलती रहे। तो फिर भी लोग नहीं सुधर रहे थे, तो फिर वो सजा लेके आए सबसे जालिम। उन्होंने कहा कि अगर बारात देर तक रुकी तो दूल्हा पूरी रात जेल में गुजारेगा। अब बारातें 9:45 बजे वापस जारी होती हैं और सबसे ज्यादा जल्दी होती है दूल्हा को। तो उन जब दूल्हे को ही टेंशन डाल दी ना तो अब सब सुधर गए। पहले आप जितना मर्जी पैसों का उन्हें टेंशन देते थे या आपके लोगों को हम जेल में डाल देंगे, लोगों को टेंशन नहीं होती थी, लेकिन जब बात दूल्हा पे आई तो फिर जो है जाहिर है दूल्हा एन मतलब
एंड शादी की रात जब उसने बड़े अच्छे वादे कस्में खाने हैं, उसने जो है ना बड़ा क्या कहते हैं, अब पता नहीं, मैं आप लोगों के सामने, जाहिर है उसने मतलब एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, तो उसने जो है वो बड़ा एक रूहानी सफर है, वो जो है वो रात शायद इबादत में गुजारे, वही जाहिर है उसकी शादी हुई है, एक नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है, उसकी जिंदगी में रिस्क ऐड हुआ है, तो वो उसके लिए एक बड़ा अहम रात है। वो मतलब उसने अगली जिंदगी की कमिटमेंट्स करनी है एक नए बंदे के साथ, एक नई शुरुआत है, तो बड़े सारे वादे वही होने हैं, बड़ी सारी बातें होनी है, तो ऐसे में वो रात जेल में गुजारना जो है ना वो थोड़ा तकलीफ दे हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दूल्हा बोला कि डिविडेंड के अंदर भी अगर डिविडेंड की पेमेंट पे किसी ऐसे वैसे बंदे को पकड़ लेते कि भाई किसी डायरेक्टर को फाइन हो जाएगा तो मसला ना होता, इन्होंने कह दिया अगर आप डिविडेंड नहीं देंगे तो मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑल इन ऑल है उसको पकड़ेंगे, और उसके साथ हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा जी उसको 5 मिलियन तक का फाइन हो सकता है अगर एक कंपनी का डिविडेंड लोगों तक नहीं पहुंचा, भले 2 रुपए का डिविडेंड नहीं पहुंचा, उस चीफ एग्जीक्यूटिव को 5 मिलियन तक, अब तक इसलिए है कि हो सकता है वो कह यार थोड़ा सा डिविडेंड था चलो 2000 की सजा दे देते हैं, लेकिन 5 मिलियन तक की उसको सजा हो सकती है, यानी 5 मिलियन तक का फाइन हो सकता है, 2 साल तक की कैद हो सकती है। इन दोनों चीजों के अलावा 5 साल का बैन लग जाएगा, 5 साल तक वो इनएलिजिबल हो जाएगा, ना वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है ना किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। चूंकि लोगों को ये पता लग गया कि ये बंदा इस काबिल नहीं था कि कंपनी के मामलात सही से देख सके और इसमें वो वाली कैपेबिलिटीज नहीं थी, इसने एक बड़ा अहम काम जो है उसको डिले कर दिया। तो अगर डिविडेंड आपने 10 वर्किंग डेज में नहीं दिया तो मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को 3 सजाएं हैं, 5 मिलियन तक का फाइन, 2 साल की कैद, 2 साल तक की कैद। अब ये इन 2 में तक है और ये पूरा है, और 5 साल का बैन, तो ये 5 to 5 जुर्माना बनता है। तो आपको 1 to 5 याद होता है तो उसके साथ 5 to 5 याद रखना आसान है, और कराची वालों के लिए तो आसान है, वहां जो है वो गुटके का एक मशहूर ब्रांड है 5 to 5। जी जी, क्या दोनों में और है या एंड है? पुराने जमाने में और होता था, कुछ अर्से पहले लॉ रिवाइज हुआ और अब ये एंड हो चुका हुआ है। तो अब ये दोनों की दोनों सजाएं हैं और ये तीसरी वाली चीज भी है। हाँ, लेकिन उसके अंदर लिमिट में गुंजाइश है। तो 5 मिलियन तक का फाइन या 2 साल तक की, सॉरी एंड 2 साल तक की कैद एंड 5 साल का बैन। तब ये तीनों में एंड है। कुछ अर्से पहले तक और होता था, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने इस एंड वो और को एंड कर दिया है। डन जी। ये सारे डायरेक्टर्स को 5 years के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। क्या सारे डायरेक्टर्स को? 5 years के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। नहीं, मैं समझा नहीं, एक मिनट। सारे डायरेक्टर्स को किस चीज के लिए एलिजिबल कर देंगे? ठीक है, वो डायरेक्टर्स को एलिजिबल, ठीक है। नहीं, यहाँ सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। अकेला चीफ एग्जीक्यूटिव वो रिस्पॉन्सिबल है। जब वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसने किसी को हिलने नहीं देना। वो कहेगा भाई 3 दिन में ट्रांसफर करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि दूल्हे को पकड़ लिया। अब देखे ना, वो शादी वाले बारात वाले जो है ना, किसी भी फाइन पेनल्टी करते थे, लोग रुके रहते थे, और जब दूल्हे को पकड़ने शुरू कर दिया तो वो इससे इमीडिएट पहले शर्त आई थी दूल्हे के बाप को पकड़ने की, कि वो गैरत में आ जाएगा कि नहीं भाई मेरा बाप है, ये क्यों अंदर हो। लेकिन हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, खैर है यार, मैंने सारी जिंदगी क्या इनसे खास तौर पे मांगा है, एक दिन के लिए मेरे लिए चले जाएंगे तो ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा ये तो बंदे जो है ना, ये तो बाप को ही जो है ना धकवा देंगे, तो इसलिए वो फिर दूल्हे के ऊपर वो शर्त आ गई। अब अगर नहीं दे सका डिविडेंड और फाइन पेनल्टी पड़ गई, तो जाहिर है वो आके कहेंगे कि ये फाइन दो, जेल में जाओ, या इस तरह से करके लॉ ने कुछ गुंजाइशें निकाली हैं इसमें। अगर आप डिक्लेरेशन के 45 डेज के अंदर अंदर जेन्युइन कोई रीजन लेके पहुंच जाए तो आपको बचत हो सकती है। अभी जेन्युइन रीजन से क्या मुराद है? चंद स्पेसिफिक रीजन है। वो कहते हैं अगर डिविडेंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पे ना हो सका हो, आप डिविडेंड देने लगे थे, जिस डिविडेंड वारंट आपके लोगों ने ले रखी, जिस शहर में पहुंचना था वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, आपने जिन लोगों को डिविडेंड देना था उनके बैंक अकाउंट सील हुए हुए थे, जहां पे आपने डिविडेंड देना था बंदा इंसॉल्वेंट था, उसको ऑफिशियल असाइनी ने कहा अभी रुक जाओ, अभी जरा मैं मामला देख रहा हूं, फिर देखते हैं। कोई भी लॉ, अगर किसी भी जगह आपका डिविडेंड दूसरे को आपकी वजह से नहीं, लॉ की वजह से रुकावट हुई, तो फिर हमारा कसूर नहीं, हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये बात समझ आ रही है? शेयर होल्डर अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दे, रूल क्या है, ये जो डिविडेंड हमने शेयर होल्डर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजना होता है,
और अगर नहीं तो वो कोई एड्रेस हमें बता देता है कि इस एड्रेस पे भेजो। लेकिन अगर वो मुल्क से बाहर है तो हम पाकिस्तान में उससे कहते हैं कि हम एक एड्रेस बताओ जहां तुम्हारा वारंट भेजे। और जो ऑनलाइन ट्रांसफर है वो तो सबसे आसान है, उसके लिए तो वो बंदा जहां मर्जी मौजूद आप उसको कर सकते हैं। अगर एक शख्स कहता है कि जी मेरा डिविडेंड आपने इस खास तरीके से मुझ तक पहुंचाना है जो कि लॉ ने नहीं डिफाइन किया हुआ, लेकिन कंपनी उसको सहूलत देना चाहती है और उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो पाई या नहीं हो सकती, और उसको इसलिए डिविडेंड लेट पहुंचा क्योंकि उसने बीच में अपनी एक कोई इंस्ट्रक्शन दे दी थी, नहीं भाई मैं अभी शहर से बाहर गया हुआ हूं, मैं जब वापस आऊंगा 15-20 दिन बाद मुझे तब पेमेंट कर देना, या मेरी पेमेंट इस वक्त मेरा मैं अपने एड्रेस पे नहीं हूँ, फलाना एड्रेस पे जो है ना फलाना बंदे को जाके दे देना, फलाना मार्केट में जाके कसाई है उस कसाई को मेरी पेमेंट देगा ना। अब कंपनी को डर लगा कि नहीं भाई ये कहानी तो थोड़ी सही नहीं है। रेगुलर क्लास में तो हम लोगों ने कोई और किस्सा भी देखा था, वो जो एक वो हाँ वो एक मोहल्ले में जाके वहां से वो लेफ्ट साइड पे चौथे घर के आगे जो है वो किसी वो डस्टबिन के नीचे एक वो शॉपर के अंदर जो है पैसा रख रहा होता था। तो शेयर होल्डर ने अगर कोई खास इंस्ट्रक्शन दी और वो फॉलो नहीं हो पा रही तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई कसूर नहीं है, चूंकि वो तो नॉर्मल तरीके से डिविडेंड देना चाहता था, अगले बंदे ने फनकारी की थी। तो अगर एक शेयर होल्डर ने अजीबोगरीब सी इंस्ट्रक्शन दी और वो फॉलो ना हो सके या ना हो सकी हो, ये दो बातें फ्यूचर टेंस भी है और पास्ट भी है, वो पॉसिबल ना हो आपके लिए फॉलो करना या वो आप फॉलो नहीं कर पाए तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन खुद ब खुद नहीं मिलेगी। आपने 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में अप्लाई जरूर करना होगा उन्हें कि जी हमारे साथ ये मामला हो गया था। तीसरा डिस्प्यूट है डिविडेंड के अंदर, एक बाप से बच्चों को जो ट्रांसफर हुए हैं शेयर्स, उनमें आपस में झगड़ा है कि ये शेयर्स मेरे पास हैं या तुम्हारे पास हैं, तुम्हें तो वो एसेट मिले थे, ये शेयर्स तो मुझे मिलने थे। दूसरा कहता नहीं ये शेयर्स आधा तकसीम होने थे, मामला अदालत में चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। अब शेयर्स का मालिक कौन है इस पे डिस्प्यूट है, तो जब डिस्प्यूट है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना इस वक्त ठीक नहीं है। जो अदालत कहेगी कि ये असल मालिक है हम उसको बाद में डिविडेंड दे देंगे। तो अगर डिविडेंड रिसीव करने के राइट में डिस्प्यूट है तो वहां पे हमें थोड़ी सी एग्जम्पशन अवेलेबल है। ये बात समझ आई। चौथी चीज, अगर कंपनी चाहे तो उसको विदहेल्ड कर सकती है अपने पास अगर उस बंदे ने कंपनी के पैसे देने थे। याद करें मेमोरेंडम की हमने फीस रखी थी कि मेमोरेंडम की कॉपी लोगे तो 14 दिनों के अंदर तुम्हें फीस लेके वो दे देंगे। बंदा आगे मेमोरेंडम की कॉपी लेके गया और उसने कहा मैं कल आऊंगा पैसे देने, कल आ गई लेकिन बंदा नहीं आया, तो कंपनी को अकल आ गई कि ये क्या हो गया। तो जब उसका डिविडेंड देना था तो डिविडेंड में से उतने पैसे होल्ड कर लिए जितने पैसे उसने कंपनी के देने थे। तो कंपनी अलाउड कि वो नेट कर सकती है ऐसे, अगर एक शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे देने हैं तो कंपनी उसके साथ उसे नेट करके बकाया पैसों से दे सकती है। ऐसा करने के लिए शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा। ये बात किताब में नहीं लिखी हुई। पिछले 25 साल में आज तक 2 नंबर का एक सवाल जो आउट ऑफ किताब आया वो यही था कि एक शेयर होल्डर के अपने पैसे रोकने तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर ये होता है कि हमने उसको बताना होता है कि तुम्हारे पैसे, तुमने हमारे पैसे देने हैं तो हम तुम्हें डिविडेंड देते हुए वो पैसे होल्ड कर लेंगे। और दूसरा फिर आपने 45 डेज के अंदर अंदर ये एसईसीपी को भी बताना होता है कि जी ये हमारे साथ इस तरह से मसला बना था कि उसने हमारे पैसे देने थे, हमने इसलिए उसको डिविडेंड नहीं दिया। तो आप उसको बता के उसके पैसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो एक्सप्रेसली आईकेएफ ने अपनी किताब में नहीं बताई हुई थी, जिससे हमारा स्कोप्स आउट होता था। बताने का मकसद ये है कि 25 साल में तकरीबन 50 अटेम्प्टों में एक दफा सिर्फ 2 नंबर के लिए इस किताब से या आईकेएफ की किताब से चीजें बाहर गई हैं। तो लॉ में ना एक चीज ध्यान में रखनी है, जो लिखा हुआ है किताब में उससे बाहर नहीं आएगा आईकेएफ। होता ये कि जो लिखा हुआ होता है हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे होते और इधर उधर की सारी बातें ध्यान में रख रहे होते हैं। तो हमारा फ्रेमवर्क बड़ा क्लियर है, जो किताब में लिखा है जितना लिखा है हमने उसको फॉलो करना है। तो कंपनी ने अगर डिविडेंड विथहोल्ड करना है तो वो कर सकती है उस बंदे को बता के और एससीसीपी को बता के। पांचवी चीज, अगर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट कंपनी के हिस्से का कोई कसूर नहीं, इसके पीछे भी बड़ी लंबी चौड़ी प्रोविजन है। 1984 वाले ऑर्डिनेंस में कुछ और लिखा होता था, 2017 में अल्फाज थोड़े से बदले। 1984 में लिखा होता था एनी अदर रीजन जस्ट एन इक्विटेबल, कोई भी और रीजन जो मुनासिब लगे। यानी उन्होंने कहा ये 4 रीजन है और उसके बाद कहा जो हमें ठीक लगे रीजन वो। तो फर्ज करें एक बंदे से डिविडेंड पे नहीं हुआ, वो पहुंचता था एससीसीपी वगैरह के पास, उनसे कहता था जी वो डिविडेंड पे नहीं हुआ लेकिन आपकी सजा है, डिक्लेरेशन के इतने दिन तो गुजर गए हैं लेकिन अभी हमारे पास गुंजाइश है 45 दिन वाली। तो फिर एससीसीपी के लोग पूछते थे कि बताओ ये इन 4 में कोई मसला था, उसने कहा जी इनमें से तो कोई मसला नहीं था।
तो फिर एससीसीबी वाले पूछते थे कोई भारी रीजन लेके आए हो, कोई वजनी रीजन होनी चाहिए ना, कोई अच्छी तगड़ी रीजन होनी चाहिए। तो वो फिर एक रीजन सामने रखता होगा, वो कहते होंगे नहीं अभी काफी नहीं है, थोड़ी सी कुछ और रीजन भी। तो वो साइड पे उसके पास शॉपर में कुछ और रीजंस पड़ी होती होंगी, वो रीजंस उठा के, रीजंस मुराद कोई डॉक्यूमेंट्स होते होंगे, कोई एविडेंसेस वगैरह होते होंगे। तो फिर लॉ को लगा कि ये तो बड़ा खुल्लम खुल्ला समझ आ जाएगी कि हमने अपना खाता रखा हुआ है, एनी अदर रीजन जस्ट एंड इक्विटेबल। तो आप रीजन रख देते थे, कहते थे जस्ट है इक्विटेबल नहीं है, फिर आप थोड़ी सी और रखते थे, कहते हाँ अब जस्ट भी है इक्विटेबल भी है। अब उसकी अल्फाज बदल दिए उन्होंने कह दिया इफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ, अगर कंपनी ये साबित कर दे कि डिविडेंड की पेमेंट ना होना या नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट कंपनी का डिफॉल्ट नहीं था, आपने बैंक ट्रांसफर कर दिया, उधर ट्रांसफर नहीं हुआ, आपने वारंट पहुंचाया, डाकिया मर गया, कोरियर कंपनी से गड़बड़ हो गई, सैलाब आ गया मुल्क में, तो फॉर एनी अदर रीजन, इसका मतलब है 4 ऑफिशियल रीजन है और 5वां ये है कि आप बस साबित कर दें मेरी गलती नहीं है, कोई और माशरे समाज की गलती है, तो आपको बचत हो जाएगी और आपको वो डिविडेंड की उस पेनल्टी से जान बख्शी हो जाएगी। ये बात समझ आई। उसके अलावा एक रीजन ऐसी भी है जो उन्होंने कहा है कि जी हम आपको बता सकते हैं, कंपनी एक बंदे का डिविडेंड रोक सकती है अगर एससीसीपी कहे कि जी उस बंदे की तरफ से फलाना फलाना डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तो आप उसे डिविडेंड ना दें। आज की डेट में एससीसीपी ने कहा है कि एक बंदे का सीएनआईसी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए डिविडेंड देने से पहले। तो अगर एक बंदे ने सीएनआईसी की कॉपी नहीं दी तो कंपनी उसका डिविडेंड अगर विदहोल्ड कर ले तो वो गैर कानूनी हरकत नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप इनका ये था कि वो कहते हैं कि जी इसमें जो टैक्स रिटर्न या एनटीएन की कॉपी आप एक बंदे की ले लें फिर उसको डिविडेंड दें। तो इसका मतलब है एससीसीपी भी कुछ डॉक्यूमेंट बता सकता है कि जो बंदा नहीं जमा कराएगा तो उसका डिविडेंड रोक लो। उसके अलावा 4 रीजन ये हैं कि अगर लॉ का मसला हो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो सकती थी, डिविडेंड के रिसीट में झगड़ा है, या कंपनी ने उस बंदे से पैसों की एडजस्टमेंट करनी है, नहीं तो कोई और ऐसी रीजन जिसमें डिविडेंड का ना पहुंचना या डिविडेंड जो है वो कंपनी की तरफ से ना जाना, कंपनी की गलती तस्वुर ना की जाए। तो अगेन छोटा सा मजेदार सा चैप्टर है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा दफा पूछे जाने वाली यही वाली बातें हैं कि डिविडेंड की जो पेमेंट है वो अगर अपने ड्यू टाइम पे ना हो तो क्या पेनल्टी पड़ेगी, और उस पेनल्टी से बचने के आपके पास क्या एक्सेप्शंस अवेलेबल है। हमने आज इरादतन पहले इस चैप्टर को रखा था कि थोड़ा छोटा है, और एक फिर ऐसा चैप्टर जिसमें काफी ज्यादा खिचड़ी है, काफी ज्यादा छोटी छोटी सी बातें, हमेशा रट्टे वाले सवाल आए वहां से, कभी लॉजिकल सवाल नहीं आया। तो उसके लिए हमें मार्जिन मिल जाए, तो वो मार्जिन अब हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। तब हम ब्रेक पे इस वक्त जाते हैं, 2:36 हो रहे हैं। मैं पहले ब्रेक अनाउंस कर दूं ताकि सवाल ब्रेक के बीच में आ जाए। 2:50 पे दोबारा इकट्ठे होते हैं और फिर एक बड़ा सेशन करते हैं तकरीबन 1.25 घंटे का, और उसमें हम चैप्टर नंबर 10 को कवर करने की कोशिश करते हैं। भाई का सवाल ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। चैप्टर 10 अकाउंट्स या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सारी चीजों को डील करता है कि कंपनी ने मेनली कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं और सालाना कौन कौन से अकाउंट्स ये चीजें जमा करानी होती हैं। ये चैप्टर जब पेपर अकेला था, जब पेपर जोड़ा हुआ था, जब उससे पहले अकेला था, जब जोड़ा हुआ था, हमेशा उनको लगता है कि इस चैप्टर में से सिर्फ रट्टे में पूछना चाहिए। एक आध दफा सवाल इस तरह से किया है कि बस नाम ले दिया कि जी फलाना कंपनी है और वो अपनी एजीएम कराना चाह रही है, अच्छा बताओ क्या स्टेप्स होंगे, तो पूछो उधर भी रट्टा ही, ज्यादा से ज्यादा टाइप 2 सवाल की तरफ चले गए। तो इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि आईकैप जो है वो एक जो डिस्पैरिटी आ चुकी है सिलेबस में कुछ चीजें जो डिफाइंड है और हमारी किताब में कुछ चीजें अभी भी स्टिल इजाफी हैं, तो आईकैप से बड़ी लंबी चौड़ी जंग चल रही थी कि शायद वो एक टॉपिक माइनस कर दें जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला है, क्योंकि वो स्कोप से अब आउट हो रहा था, क्योंकि वो कंसोलिडेशन लोगों ने बाद में पढ़नी है और वो टॉपिक थोड़ा सा पहले था। उस लड़ाई के नतीजे में 2-3 और जगह पे तो किताब में छोटी छोटी चेंजेस आ गई, लेकिन जो सेक्शन सबसे ज्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि माइनस हो वो माइनस नहीं हुआ। तो रेगुलर क्लास में भी हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, सोच के कि चलो शायद आखिरी महीना आते तक जो है, वैसे तो आईकैप पे हमें भरोसा होता है, वो कई दफा पेपर से 15 दिन पहले भी नोटिफिकेशन जारी कर देता है, लेकिन हम एहतियातन जो है ना वो कंसोलिडेटेड या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक को भी पढ़ लेंगे।
जिसकी टेस्टिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने एक उसकी बेस नॉलेज कंसोलिडेशन वाली नहीं पढ़ी होती तो आगे वाला टॉपिक किसी हद तक इररिलेवेंट हो जाता है। बहरहाल उस जंग का फायदा ये हुआ कि बीलॉ के अंदर जो है वो चैप्टर 13 के अंदर छोटी छोटी सी चेंजेस हो गई। होल्डिंग आउट का टॉपिक बिला वजह लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, वो निकाल दिया कि अपने। इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट वो माइनस कर दिया। तो आई के अपने पिछले दिनों चुपके से किताब का वर्जन चेंज कर दिया जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ था। जब उसे जाके देखा तो कुछ चैप्टर में हल्की फुल्की सी चेंज आई, तो वो एक आध जगह जहां आएगी मैं आपको वहां पे बता दूंगा। लेकिन आई वाज एक्साइटेड कि ये वाला सेक्शन भी उड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं उड़ाया। ट्रांसफर पार्टनर इंटरेस्ट किताब से निकाल दिया उन्होंने, होल्डिंग आउट का टॉपिक किताब से निकाल दिया। चैप्टर 13 और छोटा हो गया। पहली बीलो मजेदार है, निकालना है तो इधर से निकाले ना जहां टॉपिक्स की भरमार है। तो खैर अगेन इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कौन कौन से रिकॉर्ड कंपनी वालों ने रखने हैं, कहां रखने हैं, किस तरह से रखने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो सालाना बेसिस पे आप अपने फुल फ्लेज अकाउंट्स उठा के अपने मेंबर्स के सामने रख रहे होते हैं और अथॉरिटीज को भेज रहे होते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी के केस में एक खास तरह के अकाउंट्स हैं जो कि आपने हर क्वार्टर में भी बनाने होते हैं। देन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जो है ना छोटी सी गाइडेंस यहाँ है। जिस सेक्शन का मैं जिक्र कर रहा था कि वो असूलन हमारे सिलेबस से आउट है, लेकिन बहरहाल किताब में अभी तक लिखा हुआ है तो हम एहतियातन पढ़ लेंगे। एनुअल रिपोर्ट साल के एंड पे जो है वो हर साल के एंड पे आपने अपना जो सालाना अपने मेंबरशिप की डिटेल और अपना मेंबर्स की लिस्ट और ऑफिसर्स की लिस्ट भेजनी होती है, वो ये है। और देन डायरेक्टर रिपोर्ट जिसमें डायरेक्टर्स ने साल के एंड पे अपने मेंबर से खिताब करना होता है। तो ये ज्यादातर जगह पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ टाइमलाइंस हैं। ये चीज इतने अरसे में उसको भेजो, ये चीज इतने अरसे में उसको भेजो। तो इन टॉपिक्स में से तकरीबन 3 बड़े टॉपिक और 3 छोटे टॉपिक हैं। जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, ये बहुत छोटे टॉपिक है। जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये दरमियाना सा टॉपिक है। डायरेक्टर रिपोर्ट जरा बड़ा टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे बड़ा टॉपिक है, और एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी एक बड़े साइज का टॉपिक है। तो डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट चीजें हैं, सीधी सीधी सी चीजें हैं, उतना टेक्निकलिटी नहीं है। यानी इस पूरे चैप्टर में टेक्निकलिटी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बस एक जगह पे जाके आती है, अदरवाइज बड़ा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर सबसे पहले हमें बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट्स को जब समझते हैं तो अकाउंट्स को समझने के लिए हमें समझना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स कौन से हैं। उससे भी पहले हमें समझना होता है वर्ड बुक्स को। बुक्स किसे कहते हैं, पेपर किसे कहते हैं। तो अगर कहीं लिखा हो कंपनी के पेपर्स, या कहीं लिखा हो कंपनी की बुक्स, या कहीं लिखा हो कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स, तो खाली बुक लिखा हो, खाली पेपर लिखा हो, या बुक्स एंड पेपर लिखा हो, इन सब का एक ही मतलब है कंपनी के रिकॉर्ड्स। तो इसमें कंपनी की राइटिंग्स आ जाती हैं, कंपनी की रसीदें, वोचर, एंट्रियों की डिटेल, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड और हर तरह के रिकॉर्ड, मीटिंग के मिनट्स की डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल, एग्रीमेंट की डिटेल। तो उन्होंने कहा इसके अंदर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट, रिकॉर्ड, डीड, वोचर्स वगैरह सब आ जाता है, भले वो पेपर पे मेंटेन्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यानी फिजिकल रिकॉर्ड भी इसमें आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक ये जो आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह पे मुख्तलिफ डेटाबेसेस पे एंट्री कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो बुक्स का मतलब होगा हर तरह का रिकॉर्ड, भले फिजिकल हो भले इलेक्ट्रॉनिक हो। फिर एक स्टेप आगे आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आती है तो हम कहते हैं कि 4 तरह की चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होंगी, 3 चीजें हर कंपनी में होंगी और चौथी चीज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में होगी। जो 3 हर जगह होंगी, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनकी डिटेल, लायबिलिटीज की डिटेल, कंपनी के सेल परचेजेस वगैरह और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनकी डिटेल, और कंपनी का जो कैश इन और कैश आउट है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो उनकी डिटेल। तो कैश इन, कैश आउट, इनकम एक्सपेंस और एसेट्स लायबिलिटीज, ये सारे रिकॉर्ड कंपनी ने संभाल के रखने हमेशा। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, माइनिंग कर रही है, कोई भी ऐसा काम कर रही है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टाइप की एक्टिविटीज हैं, तो उसने एक इजाफी रिकॉर्ड रखते हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड है, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट की डिटेल होनी चाहिए, मटेरियल की डिटेल हो, लेबर की डिटेल हो, ओवरहेड्स वगैरह पे कितना खर्च आया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपसे कोई पूछे क्या होते हैं तो आप कहेंगे ज्यादातर कंपनियों में 3 होते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंस या सेल परचेज, रिसीट एंड पेमेंट। ये 3 हमेशा होंगे। और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इस तरह की कंपनियों के केस में एक इजाफी रिकॉर्ड भी होगा जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होंगे। तो सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन आती है। फिर हम आगे इसके जनरल रूल पढ़ते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह की हालत में होने चाहिए। हम कहते हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर होने चाहिए।
प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जिसको देख के कंपनी के बारे में पता लग रहा हो, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे चल रही है। अगर ये फिजिकल रिकॉर्ड हो तो एलिजिबल हो, खराब ना हुए हो, फटे हुए ना हो, जले हुए ना हो, इसमें राइटिंग गंदी ना हो और सही से समझ आ रहा हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं तो वायरस ज्यादा नहीं होने चाहिए, खराब ना हुए हुए हो, उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन ना आई हुई हो। तो रिकॉर्ड्स प्रॉपर हो, ऐसे प्रॉपर हो कि आप उनको देखें तो आपको एग्जैक्टली पता लग सके कि कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, कंपनी किस तरह से चल रही है। देन उन्होंने कहा कि जो कंपनियां प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वगैरह कर रही हैं वो अलग से अपने मटेरियल लेबर वगैरह वो कॉस्ट अकाउंट की रिकॉर्ड रखेंगे, वो बात हमने पीछे पड़ी हुई थी। ये बुक्स एंड रिकॉर्ड जो है वो हार्ड कॉपी में भी हो सकता है और कंप्यूटराइज फॉर्म में भी, सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है, ये बात भी हमने पहले पढ़ी थी। तो आखिरी बात ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये आपने कम से कम 10 साल के लिए संभाल के रखनी है। ये 10 साल स्टार्ट होते हैं जिस साल में आप खड़े हैं, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप 2026 में हैं तो आपके पास 2026 का तो रिकॉर्ड चल ही रहा है, उससे पीछे खत्म हुए हुए जो 10 साल है उनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर कंपनी को बने कम अरसा हुआ है तो जितना भी अरसा हुआ है वो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कंपनियों ने अपने रिकॉर्ड 10 साल तक संभाल के रखने हैं। जितनी भी तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो 10 साल तक संभाल के रखने हैं। इवन अगर एक कंपनी के बीच में वाइंडिंग अप भी शुरू हो जाए और अभी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हो जिनको 10 साल पूरे ना हुए हो तो लिक्विडेटर ने भी उन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है जब तक कंपनी प्रॉपर बंद नहीं हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड्स आपने हमेशा अपने पास अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखने हैं, अच्छी हालत में रखने हैं और 10 साल तक आपने इनको संभाल के रखना है। ये रखना कहाँ पे है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सबसे अच्छी जगह है रजिस्टर्ड ऑफिस। वही रजिस्टर ऑफिस जो आपने रजिस्ट्रार को बताया था कि ये हमारा मेन ऑफिस होगा, यहाँ पे सारी कार्रवाइयां हो रही होंगी। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखें रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बट लॉ ने ये अलाउ किया है कि अगर आपको लगे नहीं जी फलाना फैक्ट्री पे रखने में ज्यादा फायदा है, फलाना लोकेशन पे रखने में ज्यादा फायदा है, हेड ऑफिस में रखने में ज्यादा फायदा है, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लोकेशन बदल दें और रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दें, उसको बता दें कि हम अपने बुक्स की जगह चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये है कि आप रजिस्टर ऑफिस पे रख लें, नहीं तो दूसरा कोई और प्लेस पे रख दें, लेकिन 7 दिनों में रजिस्ट्रार को बता जरूर दें। डिसीजन डायरेक्टर्स ने लेना है, डायरेक्ट रजिस्ट्रार से नहीं पूछना, लेकिन रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म जरूर करना है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस से उठा के फलाना जगह ले जा चुके हैं। फिर लोग कहते हैं ब्रांचेस के केस में क्या करें? अगर एक कंपनी की ज्यादा ब्रांचेस हो, अब ब्रांच का प्रॉब्लम ये है कि उसको तो हर वक्त अपने रिकॉर्ड्स चाहिए अपने सामने। तो अगर 15-16 ब्रांचेस और हर ब्रांच पे उसके अपने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और हमने कहा था कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर ऑफिस पे होने चाहिए या किसी और प्लेस पे जो हमने तय किया वहां होने चाहिए, तो ब्रांचेस के केस में लॉ ने कह दिया कि आप ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स ब्रांचेस पे रखें, बट उसकी पीरियोडिकल समरीज उठा उठा के अपने रजिस्टर्ड ऑफिस या वो जो दूसरी जगह आपने चूज की हुई थी वहां पे भेजते रहें। पीरियोडिकल समरी का मतलब ये है कि आप हर हफ्ते की हफ्ते एक समरी उठा के भेज दें, इवन महीने के महीने भी भेज सकते हैं, इवन क्वार्टर के क्वार्टर भी भेज सकते हैं। ये टाइम पीरियड उन्होंने डिफाइन नहीं किया। 1984 वाले ऑर्डिनेंस में वो कहते थे कि टाइम पीरियड 3 महीने से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 2017 में आके उन्होंने इस पीरियोडिकल टाइम पीरियड को डिफाइन नहीं किया कि कितना टाइम पीरियड, बस जो कंपनी ने इंटरवल सेट किया है कि हम हर 10 दिन बाद रिकॉर्ड भेजा करेंगे या हर महीने बाद भेजा करेंगे। बैंक्स हर दिन बाद रिकॉर्ड भेजते हैं। अगर आप कभी एक बैंक में शाम के करीब जाए तो वहां पे गहमा गहमी सी होती है जी, क्लोजिंग चलने वाली है, डे एंड चलेगा, यानी उनका वो सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें उस पूरे दिन की सारी ट्रांजैक्शन और सबको उठा के फिर हेड ऑफिस की आर्काइव्स में उसको डाल रहा होता है। तो वो डेली बेस पे उनका टाइम पीरियड है 1 डे, हर दिन के बाद उसकी समरियां भेज देते हैं। तो आपने ब्रांचेस पे अपना रिकॉर्ड रखना है और उसकी पीरियोडिकल समरीज उठा के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देनी है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कार्रवाई आपकी तरफ से पूरी है, या रजिस्टर्ड भेज दें या वो जगह बता दें जो आपने कोई और चूज की हुई थी। देन फाइनली इसको इंस्पेक्ट कोई कर सकता है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके होते हैं, जो आपके पास रखे होते हैं अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, इसमें आप हर वक्त मेंबर्स की जो वो है अमल दखल जो है आप उसमें नहीं रखते। डायरेक्टर्स कभी भी ये रिकॉर्ड देखना चाहें तो जाहिर है वो कंपनी के केयर टेकर हैं, वो आएंगे, वो रिकॉर्ड चेक करेंगे और कंपनी के एम्प्लॉइज पे कानूनी तौर पे वाजिब है वो डायरेक्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन डायरेक्टर्स ने इंस्पेक्शन करनी है बिजनेस आवर्स में। तो अगर डायरेक्टर बिजनेस आवर से हटके फरमाइश करता है तो एम्प्लॉइज लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग बिजनेस आवर कोई भी डायरेक्टर कंपनी का कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकता है। अब मेंबर्स के बारे में क्या है, उन्होंने कहा मेंबर्स को ओपन परमिशन दे देंगे तो हर वक्त मेंबर्स पहुंच के कंपनी का टाइम बर्बाद करते रहेंगे। डायरेक्टर्स इन्हीं के तो नुमाइंदे हैं, तो डायरेक्टर्स अगर चेक कर रहे हैं अकाउंट्स तो ठीक है, मेंबर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, तो मेंबर्स को ओपन परमिशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मेंबर अपनी कंपनी में कुछ भी नहीं देख सकेंगे? जवाब ये है कि जहां लॉ कह देगा
कि ये रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, वहां मेंबर के पास इख्तियार है वो वाला रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जहां डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में एक पॉलिसी बना देंगे कि मेंबर फलाना फलाना चीज देख सकते हैं वो भी, या जहां कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है और वहां एक पॉलिसी बन जाती है कि फलाना फलाना रिकॉर्ड मेंबर्स देख सकते हैं, तो फिर वो देख सकते हैं। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट मेंबर्स के पास पावर नहीं है कि वो देख सके, लेकिन लॉ कह दे डायरेक्टर्स की मीटिंग में पॉलिसी बन जाए या मेंबर्स की मीटिंग में पॉलिसी बन जाए तो जो बनेगी हम उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल मेंबर्स को ओपन परमिशन, एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो रिकॉर्ड चेक कर सकें, डायरेक्टर्स को ये राइट है। और अगर डायरेक्टर मुल्क से बाहर रखी हुई किसी ब्रांच के रिकॉर्ड देखना चाहे तो लॉ कहता है वो भी हम आपको पाकिस्तान अवेलेबल कर देंगे ताकि आप उसको भी देख सकें। यानी वो कहने का मतलब ये था कि बाहर मत आ जाना उन रिकॉर्ड्स का बहाना बना के कि जी ये दूसरे मुल्क में रखे हुए हैं, तो कहीं यार वो जो है ना हमारे जो सिंगापुर में जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं ना वो जाके देखने हैं कि वो वहां पे पड़े हैं या नहीं पड़े, अपनी आंखों से देखना है। तो दूसरे मुल्क के रिकॉर्ड जो है वो आपको पाकिस्तान उसकी समरी भेज दी जाएगी और पाकिस्तान में आप उसकी इंस्पेक्शन करके समझ जाएंगे कि हाँ भाई इंस्पेक्शन ओके है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नामी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? क्या ये टॉपिक और इसके अंदर जो जो बात है सबको समझ आ रही है? अगेन इस चैप्टर में ज्यादा जो है वो गेम रटे वाली है, तो अक्सर वो पूछ लेते हैं जी ये इंस्पेक्शन का क्या रूल है, या वो पूछ लेते हैं बताओ ये रिकॉर्ड्स रखने कहाँ पे हैं। ये हमें समझ आया। अगले स्टेप में जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है और किस तरह से चलता है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन है, जो अकाउंटेंट्स के सामने दिखाना जो है ना वो उनको शर्मिंदा करने वाली बात है। अकाउंटेंट से पूछना चाहिए ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मशहूर जमाने हैं वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, चेंज इन इक्विटी और नोट्स और अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल वगैरह। तो इन्होंने डेफिनेशन में पहले तो वही 5 बातें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो लिखी। उसके बाद कह दिया कंपैरेटिव। याद है कंपैरेटिव क्या होता है? वो जो पिछले साल का इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और जब थक गए तो कह दिया एनी अदर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो 5 बातें प्लस कंपैरेटिव प्लस एनी अदर स्टेटमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो कई दफा इतनी बेसिक बात के ऊपर भी खामखा डेफिनेशन दे देते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि इस तरह की डेफिनेशन देख के बंदा सोचता है यार ये कौन सी डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन थोड़ी पूछता होगा आईकैप। तो फिर मैं उन्हीं को खुद ही बता देता हूं कि आईकैप ने पूछी हुई है। तो मर्जी है आईकैप की। नहीं 3 नंबर, 2.5 नंबर, शायद 5 नंबर की 2 डेफिनेशन थी या 6 की 2 थी, जिनमें से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आइए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ना एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए जो है ना आपने थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा। पूरा प्रोसेस समझ आ जाए तो उसके बाद किताब में लिखा हुआ, यहाँ काफी बारीक फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या मेरे वाले भाई अगर इसको जरा ज्यादा जूम कर देंगे तो जितना जूम हो सके, मैं लेफ्ट राइट हो जाऊं कट जाऊं खैर है, इस वक्त जो है ना ये कंटेंट जरूरी है। तो अगर हो सके तो यहां से लेके वहां तक जितना टीवी हो तो ना उसको जूम कर दें ताकि ऑनलाइन वालों को नजर आए। क्या फिजिकल वालों को नजर आ रहा है? आपकी आंखों का इम्तिहान। ये जो हमारे पास वो ब्राउन हुड में जो भाई बैठे हुए हैं, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तजर्बा रिवाइज करते हैं। सेकंड लास्ट रो में एक भाई येलो शर्ट या शायद मतलब येलो और ब्राउन के दरमियान की कोई शर्ट है, ब्लैक धारी है उसमें। उन्होंने कहा इससे पहले जो है ना तो सैंपल चेंज करते हैं। वो वाले भाई ठीक है, सही नजर नहीं आ रहा। क्या पीछे कुछ लोगों को सही नजर आ रहा है? किसी को भी सही नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैं कुछ भी बोल दूं चल जाएगा। बस ठीक है। अब आपने ना आज यकीन की मंजिलें बुलंद करनी है। दूसरा ऑप्शन भी है। पता है जब भी एक मुश्किल होती है ना तो उसको फेस करने के 2 तरीके हैं, या आप बर्दाश्त करते हैं या आप सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके वहीं बैठे रहे, एक तरीका ये है कि देखें तो आगे कुछ खाली जगह हैं, आप कुछ देर के लिए उठ के आगे आके और उतनी देर इसको देख सकते हैं। और तो जन को तो कुछ लोग जबानी में जो सुनते रहेंगे, कुछ इधर देखते रहेंगे, तो देखने वालों के लिए भी सहूलत हो जाएगी। वैसे तो किताब में भी सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी जगह बदलें, बहुत जगह आगे जगह जगह स्पेसेस हैं, यहाँ पे भी है, उधर उधर उधर, कम से कम आप हाफ ऑफ द रूम तक तो आगे आके एडजस्ट हो सकते हैं। जी इन्होंने कहा ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दें।
आपके पास ग्रुप में मैसेज करने का ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, टीए भाई जो है वो शायद उन्होंने कहा ड्राइव पे कर दिया। असल में बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास ग्रुप में हो तो फौरन से पकड़ के उसको जूम कर लें। तो कोई मसला नहीं, जो सामने बैठे हुए इसकी तस्वीर खींचे और नहीं तो तस्वीर तो खींच सकते हैं ना, तो तस्वीर खींच के अपने मोबाइल पे ऐसे ऐसे जूम करके पढ़ लें। वो जूम मैं भी कर सकता हूं, लेकिन क्रैश में जो है ना वो टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। ठीक हो गया जी, और मैं तस्वीर के बीच में आ गया, खराब हो गई तस्वीर। अब प्रोसेस क्या है देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किताब ने क्या किया, उसने सेक्शंस अलग अलग उठा के लिख दिए हैं, बट एक पूरा फ्लो है जो शुरू से लेके एंड तक है। मैं वो फ्लो आपको बताता रहूंगा और फिर उस फ्लो को हम एक दफा इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कंपनी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ये पहली दफा 12 महीने की नहीं होती, उसके बाद हमेशा ये 12 महीने की होती है। यानी हर साल आप जब अकाउंट्स बनाएंगे तो वो 12 महीने के होंगे, लेकिन कंपनी जरूरी तो नहीं, अगर फर्ज करें ईयर एंड हमारा 30 जून, तो जरूरी थोड़ी है कि हर कंपनी 1 जुलाई को पैदा हुई हो। तो हो सकता है कोई नवंबर में स्टार्ट हुई हो, कोई अक्टूबर में स्टार्ट हुई हो, कोई मई में स्टार्ट हुई हो। तो जो कंपनी पहली दफा अकाउंट्स बनाएगी वो 12 महीने के नहीं होंगे। उसके बाद हर साल वो 12 महीने के अकाउंट्स बनाएगी। तो इसका मतलब पहले अकाउंट्स जो उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंड तक होंगे। तो हो सकता है उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो अक्टूबर, तो वो अक्टूबर से लेके अगले साल जून तक अकाउंट्स बना ले। ये भी हो सकता है कि उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो 10 जून, तो वो 10 जून से इस 30 जून पे क्लोजिंग ना करे, 12 महीने और 20 दिन गुजारने के बाद क्लोजिंग कर ले। लॉ ने पहली दफा आपको गुंजाइश दी हुई होती है, अगर आप 16 महीने तक भी मेंबर्स के सामने अकाउंट्स रख देंगे तो काम चल जाएगा। तो जो पहले अकाउंट्स हैं याद रख रहे कि वो कहलाएगा तो फर्स्ट ईयर, लेकिन वो पूरा ईयर नहीं होगा। उसके अलावा सब्सिक्वेंटली अकाउंट्स हमेशा आपके 12 महीने के होने चाहिए। ये सबसे पहली बात। फिर जब ये आप अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट्स की ऑथेंटिकेशन होगी। अकाउंट्स पे कुछ बड़े साइन करेंगे। वो बड़े कौन होंगे? कम से कम 2 डायरेक्टर, जिनमें से एक चीफ एग्जीक्यूटिव रैंक का होना चाहिए। अगर मैं इस जुमले को रिवाइज करूं तो या चीफ एग्जीक्यूटिव प्लस कम से कम एक डायरेक्टर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करेंगे। अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो सीएफओ भाई भी साइन करेंगे। उसके अलावा अगर एक छोटी कंपनी होगी, 1 मिलियन से छोटा शेयर कैपिटल होगा, तो कंपनी वाले एफिडेविट देंगे कि हाँ भाई हमारे फाइनेंशियल्स मौजूद हैं। ये क्यों देते हैं इसकी रीजन भी थोड़ी देर तक हमें पता लग जाएगी। सिंगल मेंबर कंपनी को वही सिंगल मेंबर साइन करेगा जो जिसके वो हैं, जो उसका मेन डायरेक्टर होगा वही उसको साइन कर रहा होगा और उससे उनकी ऑथेंटिसिटी बढ़ रही होगी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कौन ऑथेंटिकेट करेगा? कंपनी के ये बड़े ऑथेंटिकेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसका ऑडिट होगा। हर कंपनी अपने अकाउंट्स उठा के मिस्टर ऑडिटर के सामने रखेंगे और ऑडिटर उनके ऊपर प्रॉपर ड्यू तरीके से ऑडिट करेगा। लेकिन एक कंपनी को छोटी सी एग्जम्पशन अवेलेबल है। अगर एक प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो उस पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो हर कंपनी ऑडिट करवाएगी, लेकिन 1 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी पे मैंडेटरी नहीं है। करवाना चाहे तो करवा सकती है और अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड भी कर सकती है। तो हुआ ये कि हमने पहले अकाउंट्स बनाए, फिर उनके ऊपर कुछ बड़ों ने साइन किए, फिर वो अकाउंट्स का ऑडिट हुआ। अब उसके बाद मेंबर्स को हम नोटिस भेजेंगे एजीएम का। हम मेंबर से कहेंगे कि जी हाँ भाई हमारे अकाउंट्स बन गए, ऑडिट हो गए, आओ और मीटिंग में आओ। ये नोटिस कैसे भेजेंगे? मीटिंग से 21 दिन पहले लोगों को उनके एड्रेस पे नोटिस भेजेंगे। हम मीटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे कि नोटिस फिजिकल भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या मोड होगा। 21 दिन पहले आपने लोगों को नोटिस भेज दिया और उन्हें बता दिया कि हम अपनी एजीएम के लिए इकट्ठे होने जा रहे हैं। ये नोटिस अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो वो अखबार में भी देगी, एक उर्दू अखबार, एक इंग्लिश अखबार। आपने याद रखना है, पेपर में कभी भी लिख रहे हो ना कंपनी मेंबर्स को नोटिस भेजेगी तो हमेशा एक फ्री पॉइंट आपकी जेब में पड़ा हुआ होता है। आप कहेंगे अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो ये नोटिस एक उर्दू अखबार में उर्दू जबान में और इंग्लिश अखबार में इंग्लिश जबान में, जो वाइडली सर्कुलेट करते हुए अखबार है उसमें ये नोटिस जाएगा। तो जब भी नोटिस का जिक्र है कि कंपनी अपने मेंबर्स को नोटिस भेज रही है, आप ये आराम से ऐड कर सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा सवाल ने खुद ना लिखा हुआ हो कि ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो फिर वो अगर जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से भी करेंगे। अब इस नोटिस के साथ क्या करेंगे? नोटिस के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट भेज देंगे जो एजीएम में उन लोगों ने अप्रूव करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होंगी इसमें ऑडिटर की रिपोर्ट भी होगी और फिर वो डायरेक्टर्स ने अपने तौर पे जो डिटेल बनाई होती है डायरेक्टर रिपोर्ट, वो भी होगी। ये तीनों चीजें हम इसमें डाल देंगे। लिस्टेड कंपनी एक एक्स्ट्रा चीज भी डाल देगी, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके हम मेंबर्स को भेज देंगे।
इस टाइम पे किसी कंपनी ने अथॉरिटीज को कुछ नहीं बताना, लेकिन मेंबर्स को भेज देना है। लेकिन लिस्टेड कंपनी पे मुसीबत ये है कि उसने अथॉरिटीज को भी बताना है। तो ये अथॉरिटीज को बताने वाली बात सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे है। लिस्टेड कंपनी 3 अथॉरिटियों को 3 कॉपीज भेज देगी, फिजिकल कॉपीज, प्रॉपर फिजिकल कॉपी। 3 अथॉरिटीज कौन सी हैं? स्टॉक एक्सचेंज, जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज भी बोलते हैं, SECP, रजिस्ट्रार। इन तीनों इदारों को इन फाइनेंशियल और इन सारी चीजों की 3 कॉपीज भेजी जाएंगी, और SECP को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी आप अलग से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेजेंगे। तो ये सारा काम आपने करना है नोटिस से रिलेटेड। फिर आप उन लोगों को बुला रहे हैं AGM के लिए। अब सवाल ये है कि AGM किस टाइम पे होनी चाहिए? जब नोटिस में आप उनको बुला रहे हैं तो किस वक्त बुलाएं? कंपनी की पहली AGM 16 मंथ्स में होनी चाहिए। पहली AGM में 12 महीने का रूल नहीं है, उन्होंने आपको 16 महीने का टाइम दे दिया। यूं समझे 1 साल और 4 महीने का टाइम दे दिया है। तो अगर आपकी कंपनी अनइवन टाइम पे रजिस्टर हुई है तो वो अपने अकाउंट्स क्लोज करके भी उसके पास इतना मार्जिन हो कि वो अपनी AGM करा सके। तो आप 16 महीने के अंदर अंदर पहली AGM करेंगे, इसमें एक्सटेंशन नहीं होती। उसके बाद हर साल AGM करेंगे, हर कैलेंडर ईयर पे। फर्ज करें पहली AGM अगर आपकी हो गई है 2025 में, तो आपका 2026, 27, 28 कोई साल बगैर AGM के नहीं गुजरना चाहिए। अच्छा, साल तो बहुत बड़ा होता है, उसकी फर्दर डेडलाइन क्या है? उस साल में जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा उसके 120 दिनों के अंदर। अब एक होता है साल, जो नॉर्मल इंसानों का साल होता है, कैलेंडर ईयर। तो हर साल, हर नॉर्मल इंसानों के साल आपने AGM करनी है। और क्या टाइमलाइन होगी? जो नॉर्मल इंसान नहीं, अदर देन नॉर्मल इंसान होते हैं उनका साल, अकाउंटेंट्स। जो नॉर्मल नहीं होता वो क्या होता है? ठीक है, अकाउंटेंट। तो अगर आप नॉर्मल का ऑपोजिट एबनॉर्मल काउंट करते हैं तो गलत है। नॉर्मल जो नहीं होता वो स्पेशल होता है। ये तो देखने वाली नजर पे डिपेंड करता है ना। तो अगर नॉर्मल लोगों, अदर देन नॉर्मल लोगों की बात करें तो उनका जो ईयर एंड होता है, उस ईयर एंड के 120 दिनों के अंदर अंदर उनको AGM करनी होगी। और AGM में जब सारे मेंबर्स आएंगे तो इनका मकसद ये है कि उनके सामने ये सारी चीजें रखी जाएं और उनसे उसके ऊपर डिस्कशन की जाए और उनसे उसकी अप्रूवल ले ली जाए। ये जो AGM सब्सिक्वेंट वाली है ये एक्सटेंड हो सकती है। अगर चूंकि पहली वाली में तो ऑलरेडी बड़ा खुला डुला टाइम था, दूसरे वाले में 2 लिमिट लगा दी, कैलेंडर ये भी फॉलो करो और 120 दिन वाली बात भी फॉलो करो। अगर आप ना फॉलो कर पा रहे हो, इनमें से कोई एक रूल वायलेट होता लग रहा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार को और लिस्टेड कंपनी SECP को, और इसमें 30 डेज तक की एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब AGM पे क्या होगा? अगला स्टेप होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल के लिए लोगों को बुलाएंगे। लोग आएंगे और सिंपल मेजॉरिटी से इन चीजों को अप्रूव कर देंगे। कुछ लोग आएंगे जो शोर मचाएंगे, कहेंगे नहीं जी हमने इसको, हमें नहीं पसंद आया, इसमें ये मसला वो मसला। अगर आधे से ज्यादा लोग ओके कर देते हैं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होकर रजिस्ट्रार को जमा हो जाएंगे। और अगर अप्रूव नहीं भी होते तो भी रजिस्ट्रार को हम जमा करेंगे, लेकिन साथ में बताएंगे कि जो फाइनेंशियल हम आपको भेज रहे हैं ये अप्रूव नहीं हुए, हमारी कंपनी के मेंबर्स ने इनको ओके नहीं किया हुआ। अकाउंट्स अप्रूव करने से क्या मुराद है? अकाउंट्स बनाए हैं कंपनी के बड़ों ने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में CFO टाइप के बंदे इन्वॉल्व हुए होंगे। फिर कंपनी के जो ऊपर वाले बड़े थे, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने उसको देख के ऑथेंटिकेट भी किया है। फिर एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर से आया, उसने उनको ऑडिट भी कर दिया है। तो अब मेंबर क्या अप्रूव करना चाह रहे हैं? डिविडेंड तो एक अलग चीज है, अकाउंट्स अप्रूव करने से क्या मुराद है? अब कंपनी की परफॉर्मेंस तो उन्हें पता लग गई, लेकिन अकाउंट्स, मतलब आप कहें नहीं अकाउंट्स अच्छे नहीं है, सेल बढ़ाओ, ये तो नहीं कर सकते ना। वो हेरा फेरी ना हुई हो तो उसके लिए ऑडिटर मौजूद था चेक करने के लिए। नहीं, यानी मेरा सवाल यही है ना कि फिर ये अप्रूवल से मुराद क्या हुई? इसका जवाब ये है कि हमारे सिलेबस में हमें नहीं पता। होता क्या है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सुन लें। कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत बड़ा मजाक होता है AGM पे मेंबर से अकाउंट्स अप्रूव करवाना। साल भर बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें कंपनीज एक्ट उठ के कह देते हैं ये चीज मेंबर्स की अप्रूवल से होगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मेंबर की अप्रूवल से होगी। डायरेक्टर का इंटरेस्ट, मेजॉरिटी डायरेक्टर इंटरेस्ट मेंबर्स की अप्रूवल से होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव के परक्विजिट्स वगैरह मेंबर की अप्रूवल से होंगे। फलाना चीज मेंबर की अप्रूवल से होगी। कंपनी वाले क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन सारों के बड़े प्यारे प्यारे से डिस्क्लोजर डाल देते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के मुताबिक। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी डाल दी सारी की सारी, चीफ एग्जीक्यूटिव के पर्क्स वगैरह भी डाल दिए, डायरेक्टर्स की बढ़ी हुई सैलरियां भी डाल दी, बहुत सारी और चीजें डाल दी। और मेंबर्स को कहा साल के एंड पे के आ जाएं जी, आपके सामने हम अकाउंट्स रख रहे हैं,
अकाउंट्स को अप्रूव करने का मतलब है अप्रूवल ऑफ डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब उन लोगों ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, तो इसका मतलब उनको चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी से कोई एतराज नहीं है, उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से कोई एतराज नहीं है, उसका कंपनी के डायरेक्टर की कंपनी से ट्रांजैक्शन नॉन कैश बेसिस पे कोई एतराज नहीं है। जगह जगह लॉ में लिखा हुआ होता है ये चीज मेंबर्स की अप्रूवल से होगा। तो बार बार मीटिंग थोड़ी बुलाते हैं, हम एजीएम एक ही दफा बुलाते हैं, और हर वो चीज जो अकाउंट्स में लिख दी वो फिर अलग से नोटिस में बताने की जरूरत ही नहीं होती कि हम आपसे चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी अप्रूव करवाएंगे, फलाना करवाएंगे, फलाना कराएंगे। तो ये इतना बड़ा कॉर्पोरेट जोक होता है कि मेंबर जो आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता वो अप्रूव क्या करने आए हैं, और यही सोच रहे होते हैं यार अकाउंट भी सियाने लोगों ने बनाए हैं, बड़ों ने देखे हुए भी हैं, एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको कंफर्म भी करके किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, उन्होंने एडॉप्ट करना होता है अकाउंट्स को, यानी कि एंडोर्स करना होता है, गले लगाना होता है कि हाँ भाई हम इनसे सहमत हैं, इसमें जो लिखा हुआ है ओके, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक हो जाता है शेयर होल्डर्स के साथ कि वो उस दिन वो सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और वो सारी तरह की चीजें अप्रूव कर देते हैं जो लॉ ने जगह जगह लिखी होती है। तो अब एतराज से मुराद ये कि अगर उनको किसी ट्रांजैक्शंस पे एतराज होगा, उनको किसी डिस्क्लोजर पे एतराज होगा, उनको किसी चीज की अप्रूवल पे एतराज होगा, तो वो रोला डाल देंगे। अगर आधे से ज्यादा लोगों ने एतराज कर दिया या यूं समझे आधे से ज्यादा लोग ना माने, तो फिर हमें रजिस्ट्रार को बताना होगा कि हमारे मेंबर्स ने अकाउंट्स अप्रूव नहीं किए और उन्होंने ये 2-3 चीजों पे इख्तलाफ किया है। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा कंपनी के साथ, वो हमारे सिलेबस से बहुत दूर चला जाता है। क्या ये ओवरऑल कहानी समझ आई? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना एक पूरा प्रोसेस है। अब आईकेएफ क्या करता है, कभी अचानक से नोटिस के बारे में रूल्स पूछ लेता है, कभी कह देता है ऑथेंटिकेशन बता दो, कभी कह देता है कि अच्छा बताओ मेंबर्स को नोटिस भेजने से पीछे पीछे क्या होता है। तो वो कोई भी प्रोसेस कहीं भी पूछ सकता है। तो मैंने इसको इसलिए तोड़ तोड़ के आपको बताया कि पहले अकाउंट्स बनेंगे, फिर अकाउंट्स ऑथेंटिकेट होंगे, फिर ऑडिट होगा, फिर नोटिस दिया जाएगा, फिर एजीएम की टाइमलाइन पे बहस होगी। दोनों सेम स्टेप है लेकिन मैंने सेग्रीगेट किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल और फाइनली फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब ये है कि जब एजीएम खत्म हो गई उसके बाद आपने अलग अलग कंपनी को अलग अलग टाइम डिफाइन किया हुआ है, आपने रजिस्ट्रार को ये अकाउंट्स जमा करा देने हैं। लिस्टेड ने पहले भी जमा कराए थे, बाकी ने उस वक्त जमा नहीं कराए थे। तो इस वक्त एंड पे लिस्टेड हो या जो भी हो, सबने अकाउंट जमा करा के बताना है कि क्या ये अप्रूव्ड है या ये नॉट अप्रूव्ड है। फाइलिंग करते हुए हर कंपनी फाइल करेगी सिवाय एक कंपनी के जिसका 10 मिलियन से कम शेयर कैपिटल है, प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी जो 10 मिलियन के अंदर अंदर चल रही है, उसका कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है, उसको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी 1 मिलियन से छोटी हुई तो 1 मिलियन से छोटी कंपनी 10 मिलियन से भी छोटी होती है। तो ना तो वो ऑडिट करवा रहे होंगे, ना वो अकाउंट फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो ना ऑडिटर ने देखा, ना रजिस्ट्रार ने देखा, एसईसीपी को भी नहीं भेजा था, तो पता नहीं अकाउंट्स हैं भी या नहीं। उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि 1 मिलियन से छोटी कंपनी के जो लोग हैं, यहां पे उन्होंने कहा था कि वहां पे वो फिर एफिडेविट देंगे, हल्फिया बयान देंगे कि हमारे अकाउंट्स मौजूद है, हमने देखे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, यानी कि पर्सनल गारंटी देंगे कि यस हमारे अकाउंट्स मौजूद है, हम कभी भी उनके लिए जवाबदेह हो सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस समझ आया? इस पूरे प्रोसेस के साथ 2 डेफिनेशंस बताई जाती हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी क्यूट सी डेफिनेशन है सीएफओ की। CFO means an individual appointed to perform such functions and duties as are customarily performed by a CFO। उस शख्स को कहते हैं जो CFO जैसी हरकतें करता पाया जाए। तो CFO वो है जो वो करता है जो नॉर्मली CFO करते हैं। तो CFO क्या करते हैं? जो नॉर्मली CFO करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप उसे कहें हेड अकाउंटेंट, और वो हरकतें वो कर रहा है जो सीएफओ करता है, तो हम उसको कानून की जुबान में क्या कहेंगे? सीएफओ। तो जब हमने कहा सीएफओ से साइन कराएंगे, अब कंपनी सर पकड़ के बैठी है कि हमारे पास तो हेड अकाउंटेंट है, सीएफओ तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा सीएफओ वो है जो वो काम करता है जो नॉर्मली सीएफओ करता है। उनको खुद भी नहीं पता था, पता नहीं क्या करता है। तो उन्होंने कहा बस सीएफओ वो होगा जो वो काम करे जो ज्यादातर सीएफओ के जिम्मे आते हैं। दूसरा ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बारे में लॉ ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर एक ऐसे ईयर को कहते हैं जो भले ईयर हो या ना हो। बड़ा मजे लेके हमें डेफिनेशन समझाने लगे तो और खुद उलझ गए। तो फाइनेंशियल ईयर उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड के अकाउंट्स मेंबर्स के सामने रखे गए, भले वो ईयर है या नहीं। याद करें, पहला ईयर 7 महीने के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, 13 महीने के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, तो वो पूरा ईयर तो नहीं है, तो हम उसको फर्स्ट ईयर बोल देते हैं, हालांकि वो ईयर नहीं है। तो फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू कंपनी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट मे बी लेड बिफोर इन जनरल मीटिंग इज मेड अप वेदर दैट पीरियड इज ईयर और नॉट। तो ये तो डेफिनेशन है। गुंजाइश है टाइम में मैं एक दफा तेजी से इसकी इंग्लिश भी पढ़ देता हूं।
कहानी तो आपको समझ आ गई है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंपनी शुड नॉट प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार। चाहे तो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि 12 महीने से ऊपर जाना है, रजिस्ट्रार से पूछना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन ध्यान में रखनी है और लिस्टेड कंपनी की एक्स्ट्रा बातें ध्यान में रखनी है। तो एक तो आपने चीजें समझ के ये देख लेना है कि कुछ जगह कुछ रूल्स में एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को अलग से हाईलाइट कर लेना है। और जब लिस्टेड कंपनी आएगी तो उसकी कुछ इजाफी बातें होंगी जो बाकियों ने नहीं फॉलो करनी होंगी, वो सब एक ही स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करते हैं इनको अपनी मीटिंग में। चीफ एग्जीक्यूटिव कम से कम एक डायरेक्टर्स को साइन करता है और लिस्टेड कंपनी में सीएफओ भी साइन करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इतने अहम मौके पे मुल्क से बाहर है तो फिर उसकी जगह को और डायरेक्टर साइन करेगा, तो फिर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक एफिडेविट लगा हुआ होगा चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर उसने साइन किए, नहीं तो कोई डायरेक्टर, अगर 2 डायरेक्टर्स ने साइन किए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और सिंगल मेंबर कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो वही उसका एक डायरेक्टर साइन करेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने अपने मेंबर्स के सामने एजीएम करा के नहीं रखना होता है। एजीएम में रिलैक्सेशन है, सिंगल मेंबर कंपनी अपने पूरे मेंबर्स को, सारे के सारे मेंबर्स को सालाना इकट्ठा नहीं करेगी। क्या ख्याल है? क्योंकि वो एक ही बंदा है, तो अकाउंट्स बनाने और ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट तो है उसके ऊपर, लेकिन उसको इस तरह से ये जो आगे वाले सारे स्टेप्स हैं ये सिंगल मेंबर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट, ये अकाउंट्स ऑडिट होंगे और ऑडिट रिपोर्ट भी अकाउंट्स के साथ अटैच होगी। ऑडिट की रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा, उनके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोटिस, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी प्लस ऑडिटर की रिपोर्ट प्लस डायरेक्टर की रिपोर्ट प्लस लिस्टेड में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, ये तमाम मेंबर्स को मीटिंग से 21 दिन पहले भेज दी जाएगी। लिस्टेड कंपनी कम से कम 3 कॉपीज इन डॉक्यूमेंट की एसईसीपी रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजेगी और 1 कॉपी जो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज दी जाएगी एसईसीपी को लिस्टेड कंपनी की तरफ से। टाइमलाइन एजीएम की क्या, वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर डायरेक्टर ने ये मीटिंग करनी है और 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर करनी है। एसएमसी पे एप्लीकेबल नहीं है, सब्सिक्वेंट वाला हो गया। फर्स्ट अकाउंट्स के केस में शैल बी प्रेजेंटेड जनरल मीटिंग विद इन 16 मंथ। कंपनी 30 डेज की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकती है लिस्टेड एससीसीपी को और बाकी रजिस्ट्रार को। अप्रूवल अकाउंट, अगर जनरल मीटिंग डज नॉट अडॉप्ट दीज अकाउंट्स एंड रिपोर्ट द फैक्ट शैल बी मेंशन टू रजिस्ट्रार अलोंग विद सच कॉपीज। फिर फाइल करना है, कंपनी शैल सेंड 1 कॉपी ऑफ अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड एज पर जो रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रार को लिस्टेड कंपनी के केस में 30 दिन में भेजनी है और बाकी कंपनियों के केस में 15 दिन में। ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 मिलियन और सच हायर अमाउंट, जो बाद में कल को एससीसीपी को और टाइम अमाउंट बता दे तो वो, अदरवाइज इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो 10 मिलियन की है। तो क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी कहानी समझ आ रही है? तो इसमें छोटे छोटे से मल्टीपल टॉपिक्स थे, लेकिन हमने उसको एक सीक्वेंस में जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे अगर कोई 1-2 सवाल हैं तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे बताया था कि एजीएम के अंदर जब उनको बुलाते हैं मेंबर को तो अप्रूवल लेते हैं हम, ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने ये प्रूव करना होता है कि थर्ड पार्टी जो ट्रांजैक्शन है वो उनके मतलब मेंबर ने वो अप्रूव करना होता है जो अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स आ रहे होते हैं। सारा कुछ है। हाँ बिल्कुल। जब हमने थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी उसके अंदर मैनेज की थी, उसके लिए हमने 75% मेजॉरिटी के साथ उसे अप्रूव करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने बताया कि 50% भी हो तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी और ये कंसीडर की जाएगी। अब अगेन देखिए, वो जो 75% मेजॉरिटी के साथ अगर ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है वो इसके स्कोप में नहीं आ रहा। जो स्पेशल रेजोल्यूशन वाली चीजें, स्पेशल रेजोल्यूशन होती तब है जब मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है और मेंबर्स उसके अंदर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं जो मेंबर्स ने अप्रूव करनी थी और अभी तक उनके सामने नहीं आई थी। तो फिर क्या किया, अकाउंट्स के अंदर सारी चीजों को डिस्क्लोजर डाल दिया। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पता नहीं क्यों हमारे सिलेबस में नहीं है, IAS 24 रिलेटेड पार्टीज की अकाउंटिंग की बात करता है। उसका ऑडिट का स्टैंडर्ड तो है हमारे सिलेबस में, लेकिन उसकी अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड पता नहीं क्यों नहीं डाला हुआ है इन्होंने। तो वो उस स्टैंडर्ड के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें अपने फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करनी है। और जब आपके मेंबर्स ओके कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपके मेंबर्स ने फाइनेंशियल्स पढ़े हुए हैं और उनको उसमें लिखी हुई बातों पे कोई एतराज नहीं। कोई और सवाल? आप जूम आउट कर सकते हैं आप जी। क्या डिविडेंड भी इसी प्रोसेस में शामिल है? एजीएम एक मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो सिर्फ एजीएम में होने होते हैं। लॉ 4 इश्यूज बताता है कि वो लाजमी एजीएम में होंगे। अकाउंट्स और इन चीजों का अप्रूवल, नंबर 2 डिविडेंड का अप्रूवल, नंबर 3 डायरेक्टर का इलेक्शन और नंबर 4 ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हमारे पूरे सिलेबस में यहाँ नहीं है, हम ऑडिट के सिलेबस में जाके पढ़ेंगे। 3 चीजें हमारे सिलेबस में डिस्कस हुई हुई हैं। तो आप याद करें, डिविडेंड में भी, फाइनल डिविडेंड में हमने कहा था एजीएम पे होगा।
तो ये एक मीटिंग है, इस मीटिंग के बहुत सारे एजेंडा आइटम में से एक एजेंडा आइटम है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। चूंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो इस वक्त हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में सारी बात कर रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग में कुछ और बातें भी हो रही होती हैं। इस मीटिंग के बारे में मजीद इंशाल्लाह हम जानेंगे मीटिंग्स के चैप्टर में जाके। जी, ऑल क्लियर? ये हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब ये खत्म हो जाता है तो फिर चैप्टर में बचते ही कुछ नहीं, फिर इजी हो जाता है चैप्टर। लेकिन चूंकि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिक्र भी करेंगे तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहूंगा टाइम का। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिस्टेड कंपनीज को लॉ ने ये वाजिब कर दिया कि आपने हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। कंपनियों पे पहले मुसीबत ये थी कि 12 महीने में एक दफा अकाउंट्स लाजमी बनाओ, तो लिस्टेड को और ज्यादा अजियत दे दी कि आपने हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अब चौथे क्वार्टर में तो चलो ओवरऑल क्वार्टर क्या होता है, 3-3 महीने, जो साल को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो जब चौथा क्वार्टर होगा तो टेक्निकली साल खत्म हो चुका होगा, तो उस वक्त तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 3 क्वार्टर्स, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा, जब दूसरा क्वार्टर आता है ना तो ये सोचते हैं यार आधा साल गुजर के काम करते हैं, आधे साल के अकाउंट्स बना लेते हैं। तो टेक्निकली दूसरा क्वार्टर भी क्वार्टर नहीं है, इसको हाफ ईयरली अकाउंट्स कहते हैं। तो लिस्टेड कंपनी को उन्होंने कहा है कि आपने अपने क्वार्टर्स के अकाउंट्स बनाने हैं। पहला और तीसरा क्वार्टर 3-3 महीने के अकाउंट्स होंगे। सेकंड क्वार्टर, क्वार्टर के नहीं 2 क्वार्टर जोड़ के अकाउंट्स बनाएंगे जिसको हम हाफ ईयरली अकाउंट्स कहेंगे। और एंड पे आपको पता है कि 12 महीने के इकट्ठे अकाउंट्स बनते हैं जिनको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स, हाफ ईयरली अकाउंट्स और क्वार्टरली अकाउंट्स। क्वार्टरली अकाउंट्स की लाइफ है 3-3 महीने, फाइनल की 12 महीने और जो हाफ ईयरली है उसकी 6 महीने। देन वो ये कहते हैं कि ये जो फाइनल का आपको पता है ये हमने ऑडिट कराना होता है। ये जो पहला और तीसरा क्वार्टर है ना इसका ऑडिट करवाना है ना रिव्यू करवाना है, लेकिन जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कहते हैं इसका रिव्यू करवाओ। आईकैप और एससीसीपी ने मिलकर जो एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है उसके मुताबिक इसका लिमिटेड स्कोप रिव्यू होता है। ऑडिट से थोड़े हल्के लेवल की एक्टिविटी होती है, इसमें कम प्रोसीजर्स होते हैं और हम तेजी से चीजों को देख रहे होते हैं। तो हाफ ईयरली को हमने रिव्यू करवाना है, फुल ईयर को ऑडिट करवाना है, और पहला और तीसरा क्वार्टर ना ऑडिट करवाना है ना रिव्यू। अपनी शौक से पसंद से करवाएं तो मर्जी है, लॉ ने पाबंदी नहीं की। अब ये अकाउंट्स हमने क्या करने हैं, अकाउंट्स बना के मेंबर्स को उसी तरह से भेजने हैं। लॉ ने कहा नहीं, आपने इतना ज्यादा एक्सटेंसिव काम नहीं करना, अकाउंट्स बनाओ और वेबसाइट पे रख दो। अब अगर एक मंथ खत्म हुआ और पूरा क्वार्टर खत्म हुआ तो जाहिर है अकाउंट्स की फाइनलाइजेशन में 8, 10, 12 दिन लग सकते हैं। तो ये हमने अकाउंट्स कब तक रखने हैं, तो वो कहते हैं पहला और तीसरा क्वार्टर 30-30 दिन में आपने अवेलेबल करने हैं, जबकि सेकंड क्वार्टर आप 60 दिन में भी वेबसाइट पर अवेलेबल कर दें तो कोई मसला नहीं। तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि ये टाइमलाइन याद रखने के लिए बड़ा आसान सी बात है कि आप ये मंथ्स के बजाय 0 ऐड कर दें। 3 मंथ है तो 3 के आगे 0 लगा दें। 3 मंथ के अकाउंट 30 दिनों में, 6 महीने के अकाउंट 60 दिनों में, 3 महीने के अकाउंट 30 दिन में, 12 महीने के अकाउंट 120 दिन में। तो इससे टोटका आसान हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब हमें ये नहीं भूलेगा कि हमने कौन से वाले क्वार्टर के कितने दिनों में करने हैं। तो पहला और तीसरा याद रखना है, वो 30 दिन के होते हैं और 3 क्वार्टर के होते हैं, यानी 3 मंथ्स के होते हैं, और आप उसको 30 डेज में वेबसाइट पे अवेलेबल कर देते हैं। ये वेबसाइट पे अवेलेबल करने के अलावा क्या करना है, एससीसीपी वगैरह को जिस तरह से लिस्टेड कंपनी फॉरवर्ड करती थी उसी तरह से फॉरवर्ड करेगी। ये याद रहे, ये अकाउंट सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात करूं, किसी और कंपनी की बात नहीं करा। साइनिंग की रिक्वायरमेंट बाकी सारी वही रिक्वायरमेंट है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पढ़ी हुई है। तो वही लोग साइन करेंगे, उसी तरह से सारा कुछ होगा। लेकिन इसमें अब वो रजिस्ट्रार और वो सारी चीजों को इतना ज्यादा आप इन्वॉल्व उस तरह से नहीं कर रहे होते, आप बस अपने हिसाब से एससीसीपी को जमा करा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और इसी तरह से आपके पास यहां पे भी इलेक्ट्रॉनिकली जमा हो रहा होता है। उधर क्या होता था, फिजिकल कॉपीज भेजते थे, यहां हम इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज रहे हैं और वेबसाइट पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रख रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों का वो जो बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता था इन अकाउंट्स को बनाने में, इन अकाउंट्स को प्रेजेंट करने में, ये अकाउंट्स मेंबर्स के घर भेजने में, वो खत्म हो गया। अभी भी कोई भूला भटका मेंबर कहता है भाई मुझे तो अकाउंट्स फिजिकल में ही चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर डिलीवर करेंगे। क्योंकि मेंबर का असल हक है कि वो अपने अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना चाहे तो देख सकता है। तो इन्होंने वेबसाइट की ऑप्शन से उसको रिप्लेस कर दिया है कि हम अपनी वेबसाइट पर रख देंगे, लेकिन अगर कोई कहेगा कि मुझे चाहिए तो फिर उसको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, उसको फाइनेंशियल्स की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।
क्या इन अकाउंट्स में एक्सटेंशन हो सकती है? हमने पढ़ा पहला, दूसरा, तीसरा क्वार्टर, इसमें सिर्फ पहले क्वार्टर में एक्सटेंशन अलाउड है, और वो भी तब अलाउड है जब पिछले साल की एजीएम एक्सटेंड हुई हो। मैं अक्सर इस चीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करवाता हूं। फॉर एग्जांपल जून 30 में 2025 खत्म हुआ, तो उसकी एजीएम होनी चाहिए 120 दिनों में, ये 28 अक्टूबर बनती है टू बी प्रिसाइज। और 1 जुलाई से एक क्वार्टर स्टार्ट होगा 2026-25 के 1 जुलाई से क्वार्टर भी स्टार्ट हो रहा होगा। 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले क्वार्टर के 3 महीने क्या होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर की 30 को जो क्वार्टर खत्म हुआ वो हमने 30 दिनों में वेबसाइट पे रखना है। तो कौन सी तारीख आ गई? 30 अक्टूबर। और पिछले साल के एनुअल अकाउंट्स लोगों को कब दिखाने हैं? उसकी मैक्सिमम 28 डेडलाइन है, और इसकी तो ज्यादातर क्या होता है कि अगले साल के पहले क्वार्टर के अकाउंट्स पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इकट्ठे ही आ रहे होते हैं। अब कितना मजा आए कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिले हो जाए 1 महीना। अब लोगों को अगले साल का पहले अकाउंट्स मिल गए हैं, क्वार्टरली अकाउंट्स, और पिछले साल के फाइनेंशियल्स नहीं मिले, तो वो अजीब सा मामला हो जाएगा। तो ये ओनली रीजन है जिसपे इन अकाउंट्स को एक्सटेंशन अलाउड है। आप फर्स्ट क्वार्टरली अकाउंट्स में एक्सटेंशन कर सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर एजीएम भी एक्सटेंड हुई थी। तो दिस इज द ओनली रीजन जिसपे आप पहले वाले क्वार्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी क्वार्टर्स में एक्सटेंशन की ऑप्शन नहीं है। एक्सटेंड कहां तक कर सकते हैं? अगेन वही मैक्सिमम 30 डेज वाला रूल जो हमारे पास है, क्योंकि एजीएम भी ज्यादा से ज्यादा कितनी एक्सटेंड हो सकती है? 30। और हमने इसकी तो बात ही नहीं की, इसकी बात भी नहीं की। मैं सिर्फ पहले क्वार्टर की बात कर रहा हूं, और सिर्फ एक ही रीजन की बात कर रहा हूं जी। दोनों 30 डेज एक्सटेंड हो जाए कोई मसला नहीं, यानी कि अब उन्होंने इतनी गुंजाइश दे दी कि आप दोबारा से वो वाला काम कर सकते हैं जो पहले होना था कि दोनों अकाउंट्स इकट्ठे अवेलेबल हो जाए। क्या क्वार्टरली अकाउंट्स और उससे रिलेटेड बात समझ आई? एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करते हैं ताकि हमें हौसला हो कि हमने 4 टॉपिक्स कर लिए। ये तो पास पेपर तक पहुंच गए। वीडियोस में आपको ये मैं बैठ के ये सारे निशान लगाता हुआ नजर आ रहा होगा, पता नहीं आप लोग वीडियोस देख भी रहे हैं या नहीं। एनुअल रिटर्न, सालाना गोशवारे। ये एनुअल अकाउंट्स नहीं बोला मैंने, एनुअल रिटर्न। टैक्स रिटर्न सुना है? टैक्स के सालाना आप डिटेल्स भेज रहे होते हैं। इसी तरह से कंपनी की एनुअल रिटर्न से मुराद है कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन सालाना बेसिस पे जमा करा रही होती है, अदर देन अकाउंट्स। भाई अकाउंट्स में आप बताते हैं हमारा रेवेन्यू इतना है, हमारे एसेट्स इतने, हमारी लायबिलिटीज इतनी है। इसमें आप सालाना अपडेट कर रहे होते हैं अथॉरिटीज को कि हमारे ये शेयर होल्डर्स हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे ऑफिसर्स हैं, ये फलाना हमारा ऑडिटर है, ये फलाना हमारा कंपनी सेक्रेटरी है, हमारे इतने डिबेंचर होल्डर्स हैं, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस आज भी फलाना जगह पे मौजूद है, हमारा ये मामला ऐसे है और ये मामला ऐसे है। यानी आपने साल के साल अपडेट करने हैं अथॉरिटीज को। तो टेक्निकली हर साल एजीएम हो जाने के बाद आप अपने पिछले साल की जो क्युमुलेटिव इंफॉर्मेशन है वो जमा कराते हैं एज एट डेट ऑफ एजीएम। जिस दिन एजीएम हुई है उस दिन आपके कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन डिबेंचर होल्डर थे, उस दिन डायरेक्टर कौन था, उस दिन फलाना कौन था, उस दिन ये ऑफिसर कौन थे, उस दिन आपका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या था। तो आप हर साल अपनी कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करके उनको भेज रहे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन उस दिन अपडेट नहीं करनी है, कहीं ना कहीं आपके रजिस्टर्स में पहले से मौजूद होनी चाहिए, और आपने सालाना बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन जमा करानी है। जमा करानी है एजीएम के बाद, लेकिन एज एट एजीएम, एजीएम वाले दिन तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो कि आप एजीएम के बाद कुछ दिनों में उनको जमा करा रहे होंगे। अब जो हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी वो एक अलग फॉर्मेट फॉलो करेंगी, जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है वो अलग फॉर्मेट फॉलो करेंगी। ना वो फॉर्मेट सिलेबस में है, ना ये फॉर्मेट सिलेबस में। तो फिर सिलेबस में क्या है? सिलेबस में ये है कि भाई आप ये जमा कराया करेंगे एनुअल रिटर्न। अगर फर्ज करें अगला साल आता है और आपके सारे रिकॉर्ड वही हैं, शेयर होल्डर्स भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही है, ऑडिटर भी वही है, हर चीज वही है, रजिस्टर ऑफिस भी वही है, तो फिर आपको दोबारा से ये रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। आप उनको एक खत लिख दें, उनसे कहें कि हमारी पिछली ही रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है, हम इस दफा इसमें कोई अपडेट नहीं हुई है। और फिर एक खास लेवल से छोटी कंपनी एसएमसी वगैरह हो गई या प्राइवेट 3 मिलियन से नीचे नीचे, उनको उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है, जी मैं अभी आता हूं आपकी तरफ, आप जो है वो अगर रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं आई तो आपको ये खत भेजने की भी जरूरत नहीं है कि रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं आई। तो जब इनकी तरफ से रिकॉर्ड जमा नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि उनकी जो पिछली दफा वाली रिटर्न है वो इस दफा भी उसी तरह से वैलिड है। भाई एक सवाल पूछना चाह रहे हैं,
इस एनुअल रिटर्न के अंदर टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो टैक्स रिटर्न अलग चीज है, इसमें अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि आईकैप इतनी सारी चीजों के तो कंटेंट सिलेबस में डाल रहा था, इसकी भी डाल देता सिलेबस में, लेकिन चलो अच्छा उन्होंने मेहरबानी कर दी हमसे, वो हटा दिया। तो ये बेसिकली आपके कवाइफ हैं, मेनली आपके शेयर होल्डर्स की डिटेल, डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल, जो प्रिंसिपल ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी डिटेल, आपके बिजनेस की डिटेल, आपका जो वो है क्या कहते हैं जो ऑफिसर्स हैं डिफरेंट तरह के, उनकी डिटेल, आपके ये सारे कवाइफ जो है ना आप ये इकट्ठे करके इसमें भेज रहे होते हैं, और इनमें कोई चेंज नहीं है तो काम चल जाता है। जैसे हमने कहा कि नो नीड टू फाइल रिटर्न इन केस देयर इज नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स इन लास्ट एनुअल रिटर्न फाइल्ड, इन्फॉर्म कर दें एक खास तरीके से कि कोई चेंज नहीं है, और एसएमसी और 3 मिलियन से छोटी कंपनी को तो इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। ये किस डेट पे होना चाहिए? एज एट डेट ऑफ एजीएम। लेकिन अगर साल में एजीएम हुई ना हो किसी वजह से, या हुई हो और कंक्लूड ना हुई हो और आपका कैलेंडर ईयर खत्म हो जाए, तो फिर 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी, फिर एज ऑन 31 दिसंबर जो आपके कवाइफ है वो आपने जमा कराने हैं। तो ये डेट ऑफ एजीएम या 31 दिसंबर, इनमें से कोई एक डेट होगी। जमा कितने अरसे में कराने हैं? कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एनुअल रिटर्न जो है वो आपने रजिस्ट्रार के पास 30 डेज में जमा करा देने हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनी के पास गुंजाइश है कि वो उसमें मजीद 15 दिन की एक्सटेंशन ले सकती है। तो लिस्टेड के लिए 30 से 45 दिन और बाकियों के लिए 30 दिन, स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ एजीएम। और अगर साल में एजीएम नहीं हुई या हुई और कंक्लूड नहीं हुई तो फिर लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर, जिसको हम 31 दिसंबर कहते हैं। एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? इसमें जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी रजिस्टर में पहले से मौजूद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एनुअल रिटर्न में अपडेटेड चीज डालें और आपके पास पुराने रिकॉर्ड आउटडेटेड पड़े हुए हो। यहां से कोई सवाल है? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। अगर एजीएम कंक्लूड नहीं हो रही, हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ईयर एंड के 120 दिन में होनी चाहिए, 120 दिन में लग रहा था मुश्किल हो गई, 30 दिन की एक्सटेंशन ले ली, कहानी चली गई तकरीबन कोई 26 नवंबर तक। 26 नवंबर पे एजीएम हुई, लेकिन इतने सारे इश्यूज थे कि उसके बाद एक दफा डिले हुई, फिर आगे एडजर्न हुई, 31 दिसंबर गुजर गई। अब रजिस्ट्रार इंतजार कर रहा है कि भाई ये कंपनी ने अपने सालाना गोशवारे तो भेजे नहीं है, तो एजीएम के साथ जो मर्जी हुआ है उसको साइड पे कर दें। 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी। अब हमारी एजीएम कंक्लूड होते होते जनवरी फरवरी आ जाए, वो इररिलेवेंट है। अब 31 दिसंबर वाले दिन हमारे पास कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन इस पोजीशन पे थे, उन सब की रिकॉर्ड उठा के हम उनको भेज देंगे, और ये ड्यू डेट होगी और यहां से 30 दिन की गिनती शुरू होगी। लेकिन अगर आपकी एजीएम हुई और एजीएम होके कंक्लूड हो गई तो ठीक है, जब आपकी एजीएम हुई है, कंक्लूजन हो चुकी है उसकी, आपके पास मार्जिन आ गया 30 दिन का, आप 30 दिनों के अंदर अंदर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जमा करा दें। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने ना वो इन्फॉर्मेशन बताई, ना उसको जमा कराने का मैकेनिज्म बताया, तो बस मूड था इनका एक टॉपिक ऐड करने का, तो एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर दिया है, मुफ्त का टॉपिक, छोटी सी सीधी सीधी सी बात है। कोई और आखिरी सवाल, फिर हम आगे चलें? नहीं है, वेरी गुड। आखिरी सवाल आप बचा के रखते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगती है, और ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ एक डायरेक्टर रिपोर्ट अटैच होती है। ऑडिटर की रिपोर्ट इंशाल्लाह आप लोग ऑडिट के पेपर में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। डायरेक्टर रिपोर्ट जो है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर रिपोर्ट का मकसद ये है कि जिस तरह से अकाउंट्स में आपने अकाउंटिंग की बातें कर दी हैं, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में अपने जज्बात का इजहार कर दिया है, तो डायरेक्टर के पास भी कोई एवेन्यू होना चाहिए जहां वो बताएं कि कंपनी कैसी चल रही है। इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वही लोग कर रहे होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक डायरेक्टर, तो तकरीबन वही इसकी साइनिंग पावर है। डायरेक्टर रिपोर्ट किसने बनानी है? डायरेक्टर रिपोर्ट जो है वो हर पब्लिक कंपनी ने बनानी है, नंबर 1। फिर हर उस प्राइवेट कंपनी ने भी बनानी है जो कि पब्लिक की सब्सिडरी है। नंबर 3, हर उस प्राइवेट कंपनी ने भी बनानी है जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है। तो काश किताब हमें ये लिस्ट दे देती कि कौन कौन सी कंपनी ने डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी है। वो है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट 3 मिलियन से ऊपर, और प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडरी है। किताब बता रही है किसने नहीं बनानी, वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी भी ना हो और पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन के अंदर अंदर है, उसने डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनानी। इस डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ अगर वो कोई स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी एक्स्ट्रा से कह दें किसी कंपनी को, तो उसको मानना पड़ेगा। किसको कहा, कब कहा, हमारे सिलेबस में इसका ताल्लुक नहीं है।
स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी को उन्होंने कहा है, लेकिन हमारा सेक्शन बता रहा है कि अगर एससीसीपी कुछ भी किसी भी खास कंपनी को कोई भी और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के साथ बनाने का कहे तो आपको बनानी पड़ेगी। अब इसमें जो वैल्यू ड्राइव होती है वो उसकी कंटेंट से ड्राइव होती है। डायरेक्टर रिपोर्ट में लॉजिक जितना मर्जी आप समझ लें, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक लिस्ट याद करनी पड़ती है कि डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं, और कंटेंट्स टेक्निकली याद करना पड़ता है क्योंकि कुछ कंटेंट है जो हर कंपनी यूज करेगी, कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो सिर्फ पब्लिक कंपनियों के लिए हैं, और कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के लिए हैं। तो अगर एक लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगी तो वो ऑल कंपनीज वाली चीजें भी फॉलो करेगी, पब्लिक कंपनियों वाली भी फॉलो करेगी और लिस्टेड वाली भी फॉलो करेगी। अगर एक पब्लिक कंपनी बना रही होगी तो वो ऑल वालों को भी फॉलो करेगी, इसको भी फॉलो करेगी। अगर एक प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन सुपर कैपिटल वाली बना रही होगी वो सिर्फ इन 3 को फॉलो करेगी। तो ये कौन कौन से कंटेंट है, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आपके पास नोट्स में, किताब वगैरह में जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पे फुल फ्लैज जुमले आ रहे होते हैं। सारी कंपनियां अपनी 3 बातें बताएंगी, हमारी कंपनी के अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, हमने साल डिविडेंड दिया या नहीं दिया, और हमारे रिजर्व्स में क्या मूवमेंट हुई। पेपर में भूल भी जाए तो आपने सोचना ये है कि पूरे साल के एंड पे मेंबर क्या जानना चाहते होंगे। सबसे पहले तो जानना चाहते होंगे कंपनी कैसी चली, फिर जब उन्हें पता लगा अच्छी चली, अब उनकी उम्मीदें बन जाएंगी, अच्छी चली तो फिर नोटू, अब जब अच्छी चली है तो कुछ प्रॉफिट हमारे पास आएगा और कुछ रिजर्व्स में जाएगा, तो वो जानना चाहते हैं डिविडेंड कितना आया और वो जानना चाहते हैं रिजर्व्स में क्या हुआ। तो हर कंपनी 3 बातें जानना चाहती है, कंपनी की परफॉर्मेंस, डिविडेंड और रिजर्व्स की मूवमेंट। अगर आप पब्लिक कंपनी या पब्लिक की सब्सिडरी हैं तो वो 3 बातें तो करनी ही करनी है, उसके अलावा ये इजाफी बातें भी करनी है। अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में आप तमाम डायरेक्टर्स पूरे साल जो जब भी आपका डायरेक्टर, आप उन सबके नाम यहाँ लिखेंगे। ईयर एंड के बाद अगर कोई बड़ी फाइनेंशियल चेंज आ गई है, 30 जून गुजर गई, अकाउंट्स के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जुलाई अगस्त में आपको एक बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो आप अपने लोगों को बताएंगे, क्योंकि डायरेक्टर रिपोर्ट तो अभी आपके पास मार्जिन है, 120 दिन में एजीएम होनी है और उसके 21 दिन पहले नोटिस जाना है, तो आपके पास समझे 2.5-3 महीने तो अभी भी मौजूद है दरमियान में। तो ईयर एंड के बाद अगर कोई चेंजेस आएंगे वो बताएं। इस साल कंपनी के बिजनेस में, इसकी होल्डिंग के बिजनेस में, सब्सिडरी या इसकी इन्वेस्टी कंपनी के बिजनेस में जहां इसने इन्वेस्टमेंट की है वहां क्या क्या वो हुआ। हमारे ऑडिटर भाई को कीचड़ उछाल के तो नहीं गए हमारी रिपोर्ट पे, अकाउंट्स पे, और अगर उसने कोई एतराज लगाया तो उसका जवाब यहाँ देंगे। कंपनी ने इस दफा इतनी अर्निंग पर शेयर हासिल की, हमारा इतना टोटल शेयर कैपिटल था, इतना हमारा जो है वो अर्निंग हुई, उसको डिवाइड कर दिया। अगर कंपनी लॉस में है तो बताएंगे कि लॉस में क्यों है, और फिर इंडिकेशन देंगे हम इसको प्रॉफिट में लाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे कि कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स कितने हैं, दरमियाने शेयर होल्डर्स कितने हैं, छोटे शेयर होल्डर्स कितने हैं। एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रेंजेस लिखी हुई होती है, 1 से लेके 100 तक शेयर इतने हजार लोगों के पास हैं, 101 से लेके 1000 तक शेयर इतने लोगों के पास हैं, 1000 से लेके 10,000 तक शेयर इतने लोगों के पास हैं। तो एक कंपोजिशन पता लग जाती है, इसको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। सिलेबस में इसकी डायग्राम नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी मुल्क से बाहर है तो उसकी डिटेल बताएं कि हमारी होल्डिंग कंपनी है जो मुल्क से बाहर होती है, ताकि जब भी लोगों ने उस कंपनी को गुस्सा खाना है तो आपके ऑफिस को आके आराम से आग लगा सकें। तो बहरहाल मतलब आपने बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जो पाकिस्तान से नहीं चल रही, पाकिस्तान से बाहर से चल रही है। आपके लोन की रीपेमेंट में अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो वो बताना पड़ेगा, खुशी से कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मजबूरी है, लॉ कह रहा है आपने बताना होगा। डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन के पैकेजेस वगैरह क्या हैं, और कंपनी में क्या रिस्क और क्या कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स वगैरह के मामलात हैं, यानी कि डायरेक्टर्स कंपनी के रिस्क और कंपनी के कंट्रोल्स के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर लिस्टेड कंपनी आ गई तो अब यहां बहुत ही एक्स्ट्रा शशके मशके वाली बात है। ट्रेंड्स, ग्राफ, चार्ट, हमारी सेल्स यूं जा रही है, हमारी जो है वो एक्सपेंसेस यूं कम हो रहे हैं, हमारी ईपीएस यूं बढ़ रही है, वो अलग अलग तरह के ट्रेंड्स और फैक्टर्स वगैरह आपने वो दिखाने हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, हमारी कंपनी के ऑपरेशन से हम इन्वायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी अब एक नया फ्यूचर है, तो उसकी वजह से कंपनी लॉ भी अलर्ट है, और वो डायरेक्टर रिपोर्ट में कह रहा है कि आपने ये वाली बातें बतानी है कि हम इन्वायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, हमने अपनी समाजी जिम्मेदारियां कितनी अदा की, हमने क्या अच्छे अच्छे काम किए, हमने कोई नए स्कूल शुरू किए, क्या हमने कुछ लोगों के साथ कोई अच्छे एक्टिविटीज की, हमने अपने स्टाफ के साथ वो क्या किया। तो आप समाजी बातें भी करेंगे, आप अपनी इन्वायरमेंट की बातें भी करेंगे। देन आपके डायरेक्टर ने आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स को कैसे मजबूत रखा, इसके बारे में बातें करेंगे। और अगर आपके पास प्रॉफिट था और उसके बावजूद भी आपने डिविडेंड नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और आगे आपका क्या प्लान है। तो ये सारे कंटेंट्स हैं, इसको याद भी करना पड़ता है और ये भी सोचना पड़ता है पेपर में कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो कौन सी कंपनी का पूछ रहे हैं। अगर वो पूछे लिस्टेड का तो तीनों, पब्लिक या उसकी सब्सिडरी का पूछे तो दोनों, और प्राइवेट जिसका 3 मिलियन सुपर कैपिटल है तो पहले 3। एक और चीज पर अलर्ट रहिएगा, कभी कभी वो कह देते हैं लिस्टेड कंपनी ओवर एंड अबव एडिशनली क्या पता है,
उसमें सिर्फ वो 5 बातें, नंबर से आपको पता लग जाएगा। उसके नंबर वो फिर 7-8 तो नहीं बना रहे होंगे, तो उसके नंबर 2, 3, 4 के अंदर कवर हो रहे होंगे। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि वो खाली लिस्टेड के इजाफी पूछ रहे हैं या लिस्टेड के सारे पूछ रहे हैं। देन आते हैं उस टॉपिक की तरफ जो कि दुख दे गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि टॉपिक आपको ना पढ़ना पड़ता, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहानी समझनी है, बाद में तो इंग्लिश तो हम पढ़ ही लेंगे। कहानी क्या है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ग्रुप किसे कहते हैं? होल्डिंग और होल्डिंग के अंदर जितनी भी सब्सिडीज होती है इनको कलेक्टिवली हम ग्रुप कहते हैं। आप सीपीआर में जब जाएंगे तो वहां आप जाके देखेंगे कि एक होल्डिंग कंपनी अपने साथ अपनी सब्सिडरी कंपनियों के अकाउंट्स को इकट्ठा जोड़ के दिखाती है खास तरीके से। तो अब लॉ हमें थोड़ा सा बताना चाह रहा है कि अगर एक कंपनी होल्डिंग की डेफिनेशन में आती है, और पता होल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, शायद आपने पढ़ी हो, किसी कंपनी को उस वक्त तक होल्डिंग कंपनी नहीं कह सकते जब तक कोई दूसरी कंपनी ऐसी ना हो जो उसकी सब्सिडरी हो। तो होल्डिंग कहते हैं किसी सब्सिडरी की होल्डिंग को। तो अगर आप होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पे है तो अपने ईयर एंड पे रुकें और अपनी सब्सिडरी के और अपने अकाउंट्स को जोड़ के ग्रुप अकाउंट्स बनाएं, और फिर ग्रुप अकाउंट्स के साथ जो होगा मुटाटिस मुटांडिस, लीगल वर्ड है, जैसे इप्सो फैक्टो होता है, जैसे प्राइमा फेसाई होता है, ये लफ्ज आप जगह जगह देखते हैं। इस तरह से एक वर्ड होता है मुटाटिस मुटांडिस, एज इट इज। तो अब अगर आप पूछेंगे सर ये अकाउंट्स एजीएम के नोटिस के साथ भेजने हैं, मैं कहूंगा मुटाटिस मुटांडिस। आप कहेंगे इसे साइन कौन करेगा? मुटाटिस मुटांडिस। वैसे ही जैसे आपने पहले पढ़ा था, क्या इनको ऑडिट होगा? मुटाटिस मुटांडिस। क्या एजीएम में मेंबर्स अप्रूव करेंगे? मुटाटिस मुटांडिस। क्या हमने फाइल करना है? मुटाटिस मुटांडिस। पेपर में आप लिख सकते हैं, यस आप कह सकते हैं कि इन अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट शैल बी मुटाटिस मुटांडिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसी की मुटाटिस मुटांडिस यहाँ, यानी वो सारी जो हमने डायग्राम पढ़ी और वो सारी हरकतें जो अकेली फाइनेंशियल पे पढ़ी थी, अब ये कंपनी अपनी अकेली फाइनेंशियल के साथ, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल के साथ एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जो कहलाएगी ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका ईयर एंड वही होगा जो होल्डिंग का ईयर एंड है, इसके 12 महीने वही होंगे जो होल्डिंग के 12 महीने हैं। सब कुछ उसी तरह से चल रहा होगा। कहानी बड़ी रोमांचक चल रही थी कि उन्हें एकदम से याद आया कि ओहो ईयर एंड फर्क भी तो हो सकता है। तो अगर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे आके अपनी सब्सिडी को कंसोलिडेट करना चाहे तो सबसे प्यारी बात है कि दोनों को ईयर एंड कॉन्साइड करता हो। अगर नहीं करता तो लॉ कहता है देखो हम तुम्हें गुंजाइश देंगे, तुम एक्सटेंडेड एजीएम कराना चाहो, तुम कम टाइम के अकाउंट बनाना चाहो, वो जो रूल पड़े हुए हैं सबको ऊपर नीचे करके, फर्ज करें 7-8 महीने का डिफरेंस है और वो दोनों को जोड़ने के लिए एक के कम एक के ज्यादा, एक का एजीएम जल्दी एक का एजीएम लेट, रूल वॉयलेट कर दें कोई बात नहीं, आप बस अगर ये नेक नियत है कि दोनों का ईयर एंड सेम करना चाह रहे हो तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो होल्डिंग कंपनी हमेशा अपने ईयर एंड पे देखेगी कि क्या वो और उसकी सारी सब्सिडीज का ईयर एंड सेम है। अगर सेम है तो उनके अकाउंट्स पकड़ेगी, अपने अकाउंट्स पकड़ेगी, एक खास तरीके से कंसोलिडेट कर देगी। फोर्स स्केड्यूल होता है जो उसके बारे में गाइडेंस देता है, और उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि भी आप लोगों ने नहीं पढ़े, 3-4 तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो उसकी पूरी गाइडेंस देते हैं। तो उसके मुताबिक कंसोलिडेशन होगी। प्रॉब्लम कब आएगा? आपके ईयर एंड पे जब आप देखेंगे सब्सिडरी को तो सब्सिडरी का ईयर भी एंड हुआ ही नहीं होगा, तो फिर आप देखेंगे उनका आखिरी ईयर एंड कब हुआ था। अगर उनका लास्ट ईयर एंड और आपके ईयर एंड में 90 दिन से बड़ा फासला हुआ तो इसका मतलब वो बहुत पीछे उनका ईयर एंड हुआ था। लेकिन अगर फर्स्ट करें 30 दिन पहले एंड हुआ था, 60 दिन पहले एंड हुआ था, यानी अगर तो उनका आसपास में ईयर एंड हुआ है कोई टेंशन वाली बात नहीं, उनके वो 12 महीने पकड़े, अपने 12 महीने पकड़े, जोड़ दें। लॉ को 90 दिन तक की मेटीरियलिटी से ज्यादा मसला नहीं। लेकिन अगर डिफरेंस है 90 दिन से बड़ा, आपने हमेशा पीछे की तरफ मुड़ के देखना है कि डिफरेंस कितना बड़ा है। अगर 90 दिन से ज्यादा बड़ा है तो उनके ईयर एंड से अपने ईयर एंड के दरमियान इंटरम अकाउंट्स बनवाएंगे। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2025 उनका ईयर एंड था और हमारा था 30 जून 2026। तो जब हम 30 जून पे अपने 12 महीने के अकाउंट्स बनाने लगे तो देखा तो अभी सब्सिडरी कंपनी का तो आधा साल हुआ है 2026 का, तो फिर वो नहीं देखेंगे, हम पीछे देखेंगे आखिरी कब खत्म हुआ था 2025 से 31 दिसंबर। सब्सिडी से कहेंगे कि तुम अपने दिसंबर 31 2025 से लेके मेरे ईयर एंड जून 30 2026 तक के मुझे 6 महीने के अकाउंट्स बना के दो, इंटरम अकाउंट्स कहलाएंगे।
वो इंटरम अकाउंट्स आपको कंसोलिडेशन पर्पस के लिए देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप उनके पिछले साल में से 6 महीने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में से उठाएंगे, 6 महीने यहां से उठाएंगे, उसको एक खास तरीके से कंसोलिडेट करेंगे, जो कि अगेन हमारे सिलेबस से उसका ताल्लुक फिलहाल नहीं है, पूरे ग्रुप ए में वो कंसोलिडेशन हमें नहीं बताई जाती। तो उसको खास तरीके से कंसोलिडेट करेंगे और फिर उसको मेंबर्स के सामने उसी तरह से प्रेजेंट कर देंगे जिस तरह से बाकी सारी चीजें होती हैं। ये बात समझ आई? एक लाइन को छोड़ के हमने तकरीबन सारी बात समझ ली है। एक दफा जरा इंग्लिश देखते हैं और थोड़ा सा रुक रुक के देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी हैविंग सब्सिडरी या सब्सिडरीज एट ईयर एंड। होल्डिंग कंपनी के ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जिस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है या सब्सिडरीज हैं, अटैच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ग्रुप की, प्रेजेंटेड एज अ सिंगल। इसका मतलब है मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा, मेरे पूरे ग्रुप के अकाउंट्स, हमारे सारे एसेट्स, हमारी सारी लायबिलिटीज। भाई आपकी सब्सिडरी के एसेट्स को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी सब्सिडी की लायबिलिटीज भी अल्टीमेटली आपके जिम्मे पड़नी है, क्योंकि असल स्टेक तो आपका उसके अंदर है। तो आप अपनी सब्सिडरी के अपने अकाउंट्स को अपने अकाउंट्स के साथ जोड़ के ग्रुप अकाउंट्स बनाएंगे। तो मैं 2 अकाउंट्स बनाऊंगा, एक पूरे ग्रुप के अकाउंट्स जैसे कि वो एक कंपनी हो अकेली, और एक मेरे अकाउंट्स जो कि अकेले मेरी कंपनी के अकाउंट्स होंगे। बात समझ आ रही है? इनको ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। शेल कंप्लाई विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर स्केड्यूल एंड आईएएस। इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो फॉलो किए जाएंगे और फोर्थ स्केड्यूल फॉलो किया जाएगा। Where financial year of subsidiary precedes holding financial year by more than 90 days, अगर सब्सिडरी का ईयर एंड मेरे ईयर एंड से 90 दिन से ज्यादा पीछे खत्म हुआ है तो फिर क्या करें? Such subsidiary shall make an interim closing on holding financial year। वो होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर पे अपने अकाउंट्स को इंटरम क्लोज करेगी और प्रिपेयर कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर। अब वो क्यों है, कैसे है, महीनों की गिनती कैसे होनी है, अनफॉर्चुनेटली हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एवरी ऑडिट ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल ऑल्सो रिपोर्ट ऑन। क्या इनका ऑडिट होगा? मोटाटिस मुंडांडिस। वो ऑडिटर जैसे मेन अकाउंट को ऑडिट किया था वैसे ही ग्रुप का भी करेगा। ये वाली चीज को मैं होल्ड कर रहा हूं, ये इस पे एंड पे आएंगे। एवरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय सेम पर्सन बाय हुम इंडिविजुअल साइन हुए थे। ऑल प्रोविजन ऑफ अकाउंट्स, फाइलिंग, सब कुछ भी इसी तरह से होगी। फिर भी अगर एससीसीपी चाहे तो किसी खास कंपनी के केस में उसको एग्जम्पशन दे सकती है कि भाई ये वाला सेक्शन तुम मत फॉलो करो, टेंशन मत लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कुछ लोग इसके अंदर एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ही छोटी सी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी 4 लाख से चल रही थी और उसकी सब्सिडी 3 लाख से चल रही थी, तब क्या उन्होंने इकट्ठे होकर बताना है कि जी वो जो है ना, वो पहले तो मैं सिर्फ 4 लाख का बिजनेस कर रही थी और अब हमारा पूरा ग्रुप 7 लाख का बिजनेस कर रहा है। तो लॉ ने मेटीरियलिटी बताइए 1 मिलियन। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। आप हैं भी प्राइवेट कंपनी, आप पे और आपकी सब्सिडरी पे नहीं होगा इफ बोथ हैव पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट मोर देन 1 मिलियन। तो अगर होल्डिंग कंपनी भी 1 मिलियन से छोटी है, सब्सिडी भी 1 मिलियन से छोटी है और होल्डिंग कंपनी है भी प्राइवेट, तो फिर इनको ये बनाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन की खिलाफवर्जी पे आपको लेवल 2 फाइन पड़ेगा, वो एक अलग चक्कर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी इंश्योर करेंगे, कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी कोइंसाइड कर जाए हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ। बहुत अच्छी बात हो कि आपको खिचड़ी पकानी ही ना पड़े, आपका ईयर एंड और आपकी सब्सिडरी का ईयर एंड सेम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एससीसीपी आपकी एप्लीकेशन पे होल्डिंग या सब्सिडरी के आपका फाइनेंशियल ईयर भी एक्सटेंड कर सकता है और जो और रिलैक्सेशन आप उनसे मांगेंगे वो दे देगा, अगर आपका नेक नियत ये है कि आपने दोनों ईयर एंड को कोइंसाइड करना है। और अगर कोइंसाइड नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने पीछे की तरफ देखना है कि उनका लास्ट ईयर एंड कब हुआ था। अब फॉर एग्जांपल आप कहें सर पीछे नहीं, उनका ईयर एंड हमारे बाद हुआ था, 1 महीने बाद, तो मैं इसको यूं समझूंगा कि उनका ईयर एंड हमारे 11 महीने पहले हुआ था। आपने हमेशा अपने ईयर एंड से पीछे की तरफ देखना है। वो नहीं होता था वो जो वो मीम पीछे तो देखो, तो ये यहाँ पे पीछे तो देखो, तो वो पीछे की तरफ देखना है आपने कि उनका ईयर एंड आखिरी दफा कब हुआ था, भले 11 महीने पहले हुआ था। अगर पीछे की तरफ जाते जाते 90 दिनों के अंदर अंदर उनका ईयर एंड मिल गया तो कोई बात नहीं, उन्हें गले लगा लें कि यार तुम अपने भाइयों थोड़े सी तो फासले पे थे अपने से, तो कोई बात नहीं, उनके मई पे खत्म हो रहे हैं, आपके जून पे खत्म हो रहे हैं, आप गले लगा लें, कर दें कंसोलिडेट। कंपनी लोगों को मसला नहीं, अकाउंटिंग का मसला होगा, कंपनी लोगों को मसला नहीं, उसकी फिर एक एडजस्टमेंट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सिलेबस में नहीं।
तो ये एक ओवरऑल सारी डिस्कशन है इस सेक्शन की। अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट छोड़ा हुआ है। मुझे बताएं कोई सवाल, नहीं तो मैं वो वाले पॉइंट की तरफ जाऊं। जी, क्या इंटरम क्लोजिंग का रिव्यू होगा? पुराने जमाने में होता था, अब ये रिव्यू की शर्त खत्म हो चुकी है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एसोसिएटेड तो इस सारे काम जी, एसोसिएटेड क्या इसमें आएगी? नहीं, हम सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहे हैं। सब्सिडरी की आएगी। सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडरी वो भी आएगी। तो लेयर सारी इसमें काउंट होंगी। क्लियर? अब एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि सब्सिडरी की कंपनी का सब्सिडरी के एसेट्स थे 10 लाख के, और वहां 3 लाख के एसेट्स में गड़बड़ हुई थी। उधर ऑडिटर ने गुस्से में बड़ी खराब रिपोर्ट दी थी कि ये बड़े गलत लोग हैं, घटिया लोग हैं, इन्होंने अकाउंट्स में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। क्योंकि सब्सिडरी थी 10 लाख टोटल एसेट्स की, और 3 लाख की गड़बड़ 10 लाख की सब्सिडरी में, बहुत बड़ा मसला है। रिपोर्ट खराब कर दी, क्वालिफाई कर दी, रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन डाल दी। अच्छा, जब होल्डिंग कंपनी है उसके अकाउंट्स देखें तो होल्डिंग कंपनी के 1.5 करोड़ के शेयर्स हैं, और इसका जो एसेट्स हैं वो तकरीबन है 5 करोड़ के। इसके 5 करोड़ के एसेट्स हैं। जब कंसोलिडेट करेंगे तो 5 करोड़ 10 लाख के टोटल एसेट्स बनेंगे। अब 5 करोड़ 10 लाख के एसेट्स में से 3 लाख के एसेट्स में गड़बड़ है, तो होल्डिंग के ऑडिटर को कोई मसला नहीं होगा, उसकी मेटीरियलिटी से बहुत नीचे है ये वाली बात, तो वो साफ रिपोर्ट दे देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने साफ रिपोर्ट दे दी, सब्सिडी वाले ने खराब रिपोर्ट दी। यूजर कंफ्यूज हो गए कि भाई उसकी अलग रिपोर्ट आती है, खराब आती है, तुम लोग कंबाइंड रिपोर्ट देते हो तो जिक्र भी नहीं करते उसका। तो यहां लॉ ने कहा है कि फिर आप अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, ऑडिटर रिपोर्ट भी नहीं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में बताएंगे कि आपकी सब्सिडरी वगैरह के अकाउंट्स पे अगर कोई एतराज लगाया था ऑडिटर ने, कोई चीज एम्फेसाइज की थी, कोई चीज नोट डाला था, कोई सेविंग डाली थी, किसी भी किस्म का। अगेन, अब मैं सिर्फ ऑडिट के बच्चों से मुखातिब हूं जिन्होंने ऑडिट ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो। आईएसएस 705 या आईएसएस 706 में से अगर कोई मसला ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है तो फिर आप अपने अकाउंट्स में हाईलाइट करेंगे कि हमारी सब्सिडरी के ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने 705 या 706, 705 में रिपोर्ट खराब हो रही होती है, 706 में कोई चीज हम हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो यहां पे वो जुमला लिखा हुआ है, बस उसको देख लेते हैं, इससे हमारा आज की डिस्कशन खत्म हो जाएगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें, क्या डिस्क्लोज करें? एनी क्वालिफिकेशंस, एनी एतराज कंटेन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ, अपने ग्रुप अकाउंट्स में बताएं कि जिस सब्सिडरी से हमारे पास ये एसेट्स की फिगर आई है उसके अकाउंट्स पे उसके ऑडिटर ने एतराज लगाया था, या कोई भी नोट या सेविंग, कोई भी बात, कोई सेविंग, कोई नोट वो ऑडिटर हाईलाइट करना चाह रहा है, कंटेन इन सच अकाउंट्स टू कॉल अटेंशन टू अ सिग्निफिकेंट मैटर। अगर उन अकाउंट्स में किसी भी किस्म का कोई नोट, सेविंग वगैरह दी गई है और वो कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसका जिक्र भी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेंगे। तो ये एक सेक्शन है जो कि असूलन सच्ची बात है कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आईकेएफ ने चूंकि किताब में भी दिया हुआ है तो हमने एहतियातन इसे पढ़ लिया। इस पूरे चैप्टर में वाहिद टेक्निकल बात जो है वो ये इसी जगह पे, या ये वाली बात या वो प्रोसीड्स वाली बात, क्या बात अच्छी तरह से समझ आ गई है? तो आज हम लोगों ने सेकंड सेशन का भरपूर फायदा उठाया और उसमें अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कवर किया। कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि हमारी एक पूरी ग्रेड कवर हो रही होगी। कल जो 2 चैप्टर्स है उनकी मिला के एक अलग ग्रेड है, तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे जो ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है, और फिर उसके बाद जितना टाइम बचेगा उसमें हम 6 को कवर कर रहे होंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा।